तो इसका जो बेस्ट स्टेप है दोस्तों वो क्या होगा मैनेजमेंट में, वो आपको बताना है ना। तो आप अपने मन में सोच लीजिए, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दूंगा। पहला जो ऑप्शन है वो मार्सुपलाइजेशन है, दूसरा है फोलेज कैथेटर का इंसर्शन करेंगे, तीसरा हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स है वो लगाएंगे, और चौथा क्या है कि बार्थोलिन जो ग्लैंड है उसका क्या करेंगे दोस्तों, एक्सीजन करेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड को हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहली बात तो आप सबको पता ही होगा कि एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा वो कि व्हाट इज बार्थोलिन सिस्ट। तो ये जो इमेज है दोस्तों, ऐसी जो इमेज है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन बार्थोलिन सिस्ट की आपको इमेज देगा, वो पूछेगा कि ये क्या है। तो आपको हमेशा ना दो चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो सिस्ट बना हुआ है वो कहां पे बना हुआ है। अगर दोस्तों जो सिस्ट है वो यूरेथ्रल मीटस के पास बना हुआ है, यहां बना हुआ है, यहां बना हुआ है, तो ये पक्का क्या होगा, ये स्किनीज ग्लैंड का सिस्ट होगा। किसका सिस्ट होगा दोस्तों, ये स्किनीज ग्लैंड का सिस्ट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर ये किसके दोस्तों, जो वेजाइनल जो ओपनिंग है उसके एक तरफ बना हुआ है, इधर भी बन सकता है वो इधर भी बन सकता है, तो फिर ये किसका सिस्ट है दोस्तों, ये बार्थोलिन जो ग्लैंड है उसका क्या है, सिस्ट है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको इमेज बेस वो पूछेगा। दूसरा दोस्तों ये इमेज भी आपसे दे सकता है कि ये कौन सा जो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे जस्ट पूछा है कि इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी आपसे क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई। अभी मैं आपको स्किनी जो ग्लैंड उसकी जो इमेज है वो भी दिखा दूंगा। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है ना दोस्तों, क्या काम करती है, सबसे पहले बात तो आपको सबको पता है कि ये जो वेजाइनल ओरिफिस उसके पास में पाई जाती है। ठीक है, ये एल्कलाइन जो म्यूकस है वो सीक्रेट करती है। जब सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है तो उसमें वो ल्यूब्रिकेशन में क्या करती है दोस्तों, ये हेल्प करती है। ल्यूब्रिकेशन के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। अब मान लो कि किसी भी ग्लैंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, मान लो हमने कल भी हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि जो बेस ऑफ लेबियम मेजोरा है वहां पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन लेबियम मेजोरा लेबियम माइनोरा प्रेजेंट होती है, लेकिन जो इसकी डक्ट है वो कहां खुलती है, वेस्टिब्यूल के अंदर खुलती है। अगर मान लो इसका जो सीक्रेशन है ना दोस्तों वो जमा रहे और बाहर नहीं निकल पाए, तो सीक्रेशन बाहर नहीं निकल पाएगा ना दोस्तों, इसके कारण क्या डेवलप हो जाती है दोस्तों, सिस्ट डेवलप हो जाती है। अब बार्थोलिन ग्लैंड का है तो बार्थोलिन ग्लैंड की सिस्ट डेवलप होगी, और किसी की तो होगी नहीं। क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो फीचर्स दोस्तों एक तो देखो, इसको डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि ये फीचर इसका क्या होगा कि ये यूनिलैटरल होगा। क्या होगा, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब कि यूजुअली एक ही साइड होगा, चाहे वो इस तरफ भी हो सकता है या इस तरफ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वैसे कि इधर की साइड होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्या होता है, यूनिलैटरल होता है। दूसरी चीज, कॉमनली ये क्या होता है दोस्तों, पेनलेस होता है। क्या होता है, पेनलेस। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये बिल्कुल यहां पर एंट्री के ऊपर ही है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या कोज कर सकता है दोस्तों, पेन कोज कर सकता है, अदरवाइज ये पेन कोज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चीज आपको क्या याद रखनी है इसके अंदर, वो ये याद रखनी है कि इसकी जो साइज है ना वो एक्चुअली में थोड़ी कम और ज्यादा होती रहती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को लगेगा कि अब ठीक हो रही है, फिर वापस से बढ़ जाएगी। तो इसकी जो साइज है ना दोस्तों वो क्या होती है, इंटरमिटेंट साइज होती है। ठीक है, कम ज्यादा साइज क्या होती रहती है, इसकी चेंज होती रहती है। तो पेनलेस है, यूनिलैटरल है। और मैं स्किन ग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, हम बार्थोलिन सिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, उसकी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये बार्थोलिन क्या हो गया दोस्तों, सिस्ट डेवलप हो गया। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, बार्थोलिन सिस्ट के नाम से जानेंगे। अब इसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो न्यू जो प्रोटोकॉल है ना दोस्तों, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि यहां से क्वेश्चन जब उन्होंने बार्थोलिन सिस्ट के बारे में पूछ लिया, जो कि हमारी नर्सिंग में कोई भी पर्सन जो है ना इस चीज के बारे में नहीं सोचता था कि ऐसे जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो मैं आपकी बार यही पूरी कोशिश करूंगा कि नई नई जो चीजें हैं वो आप लोगों को मैं बता पाऊं। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो इसके जो मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है ना दोस्तों, वो डिपेंड करता है इसकी जो साइज है उसके ऊपर। अगर इसकी जो साइज है, पहली चीज है, अगर वो लेस देन साइज जो है किसकी, सिस्ट की, बार्थोलिन सिस्ट की, अगर बार्थोलिन सिस्ट जो है उसकी जो साइज है वो क्या है, लेस देन 3 सेंटीमीटर है, या फिर कोई सिम्टम भी प्रेजेंट नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और एसिम्प्टोमेटिक है, 3 सेंटीमीटर से कम है और एसिम्प्टोमेटिक है, तो करंट प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, है ना। तो क्या तो वो लिखेगा कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब मान लो पेन के लिए, अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम दे सकते हैं, वैसे आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वैसे तो पेनलेस है ही, आपको पता ही है। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी लिखा हुआ सकता है या नो मैनेजमेंट भी लिखा हुआ सकता है, दोनों में से एक ही लिखा हुआ आएगा, दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। लेकिन चीज क्या याद रखनी है कि इसकी जो साइज है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर से कम है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है दोस्तों कि मान लो कि इसकी जो साइज है वो अब हो गई 3 सेंटीमीटर से ज्यादा या 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर को तो अभी पढ़ा नहीं हमने, हमने 3 सेंटीमीटर से लेस ही देखा है। तो अगर मान लो कि इसकी जो साइज है दोस्तों वो हो जाए 3 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि ये क्या हो जाए दोस्तों, सिम्प्टोमेटिक। ठीक है, 3 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा और ये क्या हो जाए दोस्तों, सिम्प्टोमेटिक हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, हमें
मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चे यहाँ पे घबरा जाएंगे और डायरेक्टली राइट जो आंसर है, कुछ बच्चों को जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो, तो वो क्या कर देंगे, मार्सुपिलाइजेशन कर देंगे कि भाई मार्सुपिलाइजेशन है वो क्या होगा, किया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट मार्सुपिलाइजेशन नहीं होता है। पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा इंसिजन एंड ड्रेनेज होता है। इंसिजन एंड ड्रेनेज, पहला जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज होता है। इंसिजन एंड जो ड्रेनेज है वो हम करेंगे, अगर उससे आराम आ जाए तो ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इंसिजन मतलब कट लगाना, ड्रेनेज का मतलब जो भी सीक्रेशंस है, हमने देखा कि सिस्ट का डेवलप होने का जो कारण है वो क्या था कि वहां पर सीक्रेशंस क्या हो गए दोस्तों, जमा हो गए। अब उन सीक्रेशंस को हम बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो गया, ड्रेनेज हो गया। उसके बाद में दोस्तों बाद में भी तो जमा हो सकते हैं, आप कहोगे सर हाँ हो सकते हैं, तो उसके लिए कैथेटर यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा कैथेटर यूज किया जाता है, दैट इज वर्ड कैथेटर। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो कौन सा कैथेटर यूज किया जाता है दोस्तों, वर्ड कैथेटर जो है वो यूज किया जाता है। वर्ड कैथेटर में कुछ नहीं होता, जैसे फोलेज होता है ना उसकी तरह एक बैलून होता है, ठीक है, और यहां से एक एंट्री जो है वो होती रहती है, सीक्रेशंस मतलब आते रहते हैं, और बाहर की तरफ जो सीक्रेशंस है वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, निकल जाते हैं। तो कैथेटर है वो हम लगा देते हैं, तो यहां से जो सीक्रेशंस है वो आएंगे। बैलून क्या काम आएगा, बैलून ये काम आएगा कि बाहर नहीं निकलने देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इमेज, मुझे पता है इस इमेज से आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया, बट मैं आपको एक साथ ही चीजें दिखाऊंगा। अभी तो इतना समझो सिर्फ कि इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे और क्या डाल देंगे दोस्तों, हमने वर्ड कैथेटर डाल दिया। ये तो हुई अच्छी चीज कि मान लो किसी को हुआ, ठीक है, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा था, वो सिम्टोमेटिक था, उसको हमने इंसिजन ड्रेनेज कर दिया और वर्ड कैथेटर डाल दिया। लेकिन मान लो दोस्तों ये डालने के बाद भी, ठीक है, कुछ दिनों के लिए रखते हैं वर्ड कैथेटर, टाइम कोई फिक्स नहीं है, तो फिर क्या करना होगा, मान लो फिर भी अगर ये फेल हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है कि आई एन और डी है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है कि आई एन डी क्या हो जाए दोस्तों, फेल्ड हो जाए। पहली बात तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार आईएनडी करेंगे पेशेंट का, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, फिर भी बार बार क्या हो रहा है दोस्तों, आईएनडी फेल्ड हो गया, या बार बार क्या हो रहा है, इसका रीअक्रेंस हो रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है मतलब 3 बार से ज्यादा हो गया, तो आईएनडी फेल्ड हो गया दोस्तों। अब ये काम नहीं कर रहा, हमें इंसिजन एंड ड्रेनेज से काम नहीं चलेगा, फिर हमें एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, दैट इज मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन, फिर हम क्या प्रोसीजर करेंगे दोस्तों, मार्सुपिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो हम इसके अंदर करते हैं। फिर हमें मार्सुपिलाइजेशन करना पड़ेगा। मार्सुपिलाइजेशन में आपको बस 3 बातें याद रखनी है, ज्यादा नहीं। पहली बात क्या रखनी है दोस्तों कि आपको, जैसे यहां पर बार्थोलिन जो सिस्ट है वो बनी हुई है, तो पहली चीज हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर एक इंसिजन बनाएंगे, मतलब एक कट लगाएंगे। इंसिजन का मतलब कट लगाना, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कट लगाने के बाद में दोस्तों हम ड्रेनेज करेंगे। ड्रेनेज का मतलब यहां पर इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर निकाल देंगे। और उसके बाद में दोस्तों देखो, कोई भी चीज ऐसे है, मान लो कि ये जो ग्लैंड थी वो ऐसे थी, ये सिस्ट जो थी, सॉरी, ये सिस्ट ऐसे थी, मैंने इस सिस्ट पे कट लगाया, कट लगा के सीक्रेशन से निकाले, फिर मैं इस सिस्ट को ऐसे खोलूंगा। खोलने के बाद में इसकी जो बाउंड्री होगी, ये वाली बाउंड्री, ये वाली पूरी बाउंड्री, इसको मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, स्यूचर कर दूंगा। तो ये प्रोसीजर जो है वही क्या कहलाता है दोस्तों, मार्सुपिलाइजेशन कहलाता है। देखो यहां से हमने सबसे पहले क्या किया, सिस्ट थी, पैक सिस्ट है, हमने इसको क्या किया, इंसिजन किया, तो हमने इसको कट लगा दिया। कट लगाने के बाद में दोस्तों हमने यहां से जो भी था, जो भी कंटेंट था, उस सारे कंटेंट को हमने क्या कर दिया दोस्तों, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद इसको हमने ऐसे, देखो यहां पर इस प्रकार से इसको खोला हमने। खोलने के बाद में हम यहां पर इसकी बाउंड्री पर इसको क्या कर देंगे दोस्तों, स्यूचर कर देंगे। देखो इस प्रोसीजर में यही दिखा रखा है, ठीक है, ये दिस इज वेजाइनल ओरिफिस, इसके पास में बार्थोलिन सिस्ट बनी हुई थी, इसको हमने ऐसे खोला और खोलकर हमने यहां पर क्या कर दी दोस्तों, स्यूचरिंग कर दी। तो हमने क्या किया, वही किया, पहले हमने एक कट लगाया, इंसिजन किया, ड्रेनेज किया, और फिर इसको क्या कर दिया हमने दोस्तों, सूचरिंग कर दी। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं, मार्सुपिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मार्सुपिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। 3 चीजें करते हैं, एक इंसिजन है वो बनाएंगे, फिर चीजें बाहर निकालेंगे, और जो सिस्ट की जो वॉल है, ठीक है, सिस्ट की जो वॉल है, जो बाउंड्री है, या एज जो है, एज या बाउंड्री जो है दोस्तों, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम स्यूचर कर देंगे। इससे क्या होता है कि परमानेंट ओपनिंग बन जाती है, और उसके बिना ही हम क्या करते हैं, काम चलाते हैं। मतलब बार्थोलिन ग्लैंड के बिना ही, उसके सीक्रेशंस के बिना ही, वो डायरेक्टली ओपनिंग है तो वहीं पर निकलेगा, कोई डक्ट वक्ट नहीं रहेगी, सीधा वो क्या होती है दोस्तों, बाहर निकल जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका मार्सुपिलाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चंस मैं सबके लास्ट में लूंगा, क्योंकि अभी मान लो 10 बच्चों के भी हम क्वेश्चन लेंगे तो दिक्कत होगी, आपके हर एक का क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, ये मैं लास्ट में आपको बहुत टाइम दूंगा मैं, ठीक है। उसमें ये फायदा होता है, मान लो जिस बच्चे के डाउट नहीं है तो वो जा सकता है क्लास छोड़ के, जिसके डाउट होगा वो मेरे साथ बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, और मैं इस बैच को किसी भी हालत में खराब नहीं होने दूंगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो व्हाट इज द बेस्ट, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को वापस से हम क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक 30 साल की जो ओल्ड वुमन है वो आई है, वही चीजें हुई हैं, उसको क्या हुआ दोस्तों, बार्थोलिसिस, वो भी रिकरेंट हुआ है। और रिकरेंट में दे भी रखा है कि उसको क्या किया गया, इंसिजन और ड्रेनेज किया गया। कितनी बार किया गया, 3 टाइम। क्या अब हम दोबारा से इंसिजन ड्रेनेज करेंगे, मान लो एक ऑप्शन में डाल दे कि अगेन इंसिजन एंड ड्रेनेज इज डन, तो राइट आंसर क्या होगा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, मार्सुपिलाइजेशन करेगा, करना पड़ेगा। तो बेस्ट नेक्स्ट जो स्टेप इसके अंदर होगा वो क्या होगा दोस्तों, मार्सुपिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मार्सुपिलाइजेशन करेंगे। अब मैं आपको एक बार स्किनी जो ग्लैंड है उसकी जो सिस्ट है वो भी मैं दिखा देता हूं। क्योंकि स्किनीज ग्लैंड से मान लो कि जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, और पूरा प्रोटोकॉल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये इस प्रकार से मार्सुपिलाइजेशन किया गया है ना, मैं एकदम अच्छी इमेज में मैं दिखाऊं, इस पर खोल के फिर हम क्या कर देते हैं, स्यूचरिंग कर देते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है, स्यूचर कर रखा है इधर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, स्यूचरिंग कर देते हैं। ये भी सिस्ट है, ये भी सिस्ट है। तो ये बार्थोलिन सिस्ट है, दिस इज बार्थोलिन सिस्ट। और यहाँ पर ये वाले जो है ना, देखो स्किनीज ग्लैंड दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट होगी। हम जानते हैं कि यूरेथ्रल जो मीटस है उसके पास में क्या प्रेजेंट होती है, स्किनीज जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अगर सिस्ट का डेवलप होता है ना, अगर यहाँ पर सिस्ट बनती है, देखो अब ये इसके पास में बनी हुई है ये, ठीक है। तो ये यूरेथ्रल ओरिफिस के अगर पास बनी हुई है तो ये क्या कहलाएगी, स्किनीज जो ग्लैंड है दोस्तों उसकी सिस्ट बनेगी। तो आप यहाँ पर जरूर देखना कि कहाँ पर दे रखा है ये, है ना। या फिर देखो ये एक बच्चे के अंदर है, न्यूबॉर्न के अंदर हो रखी है, तो ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, दिस इज वेजाइनल ओरिफिस। और यहां पर जो दिखाई दे रहा है सिस्ट ही बन गया। तो यूरेथ्रल जो ओरिफिस है दोस्तों वो लगभग क्या हो गया, बंदी हो गया, है ना। तो इस ऐसी इमेज भी देकर आपसे पूछ सकते हैं। और ये कोई काम का है नहीं, वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं एक बार जो वर्ड कैथेटर है वो आपको दिखा देता हूँ कि देखो वही है, इंसिजन किया हमने, कट लगाया, इसके बाद में एक जो कैथेटर है वो इतना क्लीन, ये क्लियर है नहीं, आप ये मत सोचना कि आपके में क्लियर आ नहीं रहा है। ये इमेज मुझे नहीं मिली एकदम क्लियर, बट ऐसा है, इस प्रकार से होता है। हम अंदर डाल देते हैं ताकि बाहर नहीं निकले, स्विचर लगा देते हैं एक, और फिर ये जो बैलून है ना दोस्तों, ये इसको क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि बाहर नहीं निकले, जैसे फोलेज में होता है ना ऐसे। फिर इसका जो सीक्रेशन है वो क्या निकलते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, वर्ड कैथेटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से डालकर जो सीक्रेशन है वो क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये है, तो आईएनडी फेल हो जाता है, तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, मार्सुपिलाइजेशन करना पड़ता है। देखो ये एक अच्छी इमेज है, इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो सिंपल सा देखना है कि ये यूरेथ्रल ओरिफिस है, ये वेजाइनल ओरिफिस है। यहाँ पर हमने क्या किया, इंसिजन किया, ड्रेनेज किया, और उसके बाद में जो एज है दोस्तों उनको क्या कर दिया हमने, फ्यूचर कर दिया। तो ये क्या कहलाता है आपका, मार्सुपिलाइजेशन कहलाता है। तो एक नया टॉपिक है ये थोड़ा सा, तो बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। स्मॉल इंसिजन जो है वो बनाया जाता है, ड्रेनेज किया जाता है, एज जो है सिस्ट वॉल की वो फ्यूचर की जाती है, और एक परमानेंट जो ओपनिंग है दोस्तों वो क्या कर दी जाती है, बना दी जाती है, ठीक है। इट्स ओके। फोलेज कैथेटर का तो यहाँ पर कोई दूर दूर तक लेने देना नहीं है। चलो ये दो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा मैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना आज के टाइम से, जो हम पहले नहीं पढ़ते थे। पहले हमारे लिए यही बहुत था कि एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन क्या होता है, बट आजकल क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं। दो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। एक तो दोस्तों एंटी, देखो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंटी फ्लेक्शन ऑफ द यूट्रस अकर्स एट विच एनाटॉमिकल लेवल। कि हम बोलते हैं ना कि भाई जो यूट्रस है वो एंटी फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है, वो एंटी फ्लेक्स हो कहाँ रहा है, किस जगह पर एंटी फ्लेक्शन होता है वो। अब आपने तो सिंपल सा पढ़ा हुआ है, एक चीज आपने तो पढ़ा हुआ है कि सर एंटी वर्टेड जो है वो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में है, और एंटी फ्लेक्शन जो है वो सर्विक्स और आपके यूट्रस के बीच में, यूटेन कैविटी के बीच में। ये तो आपने सिंपल सा पढ़ लिया। लेकिन क्वेश्चन ये नया कर ये आए कि एंटी फ्लेक्शन ऑफ द यूट्रस है वो कौन से एनाटॉमिकल लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, ये ध्यान रखना आपको, इंटरनल ओवेस होगा। दो चीजें होती हैं, शायद ये तो आप सबको आता होगा इतना तो, जो भी थोड़ा अच्छी तैयारी कर रहे हैं। एंटी फ्लेक्शन, एंटीवर्टेड पहले बता देता हूँ। पहले एंटीवर्टेड, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्शन। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की नॉर्मल जो पोजीशन होती है दोस्तों वो क्या होती है, एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो एंटीवर्टेड का मतलब वी से याद रख लेना, वेजाइना और सर्विक्स के बीच में बनता है एंगल। वेजाइना एंड सर्विक्स जो है उसके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। और एंटी फ्लेक्शन जो है ना दोस्तों वो सर्विक्स और यूट्राइन कैविटी या यूट्रस के बीच में बनता है।
ठीक है, ये 90 डिग्री होता है और ये कितना होता है 120 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 120 डिग्री। अब यहां से दो क्वेश्चन जो है, ये तो पुरानी चीजें हैं, सबको आपको आती हैं। यहां से दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एंटीवर्टेड का तो आपको क्या याद रखना है कि कौन सा लिगामेंट जो है वो एंटीवर्टेड पोजीशन बनाए रखता है। यूट्रस मान लो कि एंटीवर्टेड पोजीशन में है, ये जो एंगल है दोस्तों ये बना हुआ है मान लो 90 डिग्री का वेजाइनल सर्विस के बीच में, तो ये कौन सा लिगामेंट जो है ना दोस्तों इसको बनाता है। तो ये नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर आएगा राउंड लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट बनाता है दोस्तों, राउंड लिगामेंट बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन याद क्या रखना है आपको कि एंटी फ्लेक्शन जो है ना वो कहां पर मानते हैं हम। डायरेक्टली एक एक पॉइंट अगर आपको पूछता है वो कि कौन सी जगह पर हम मानते हैं कि एंटी फ्लेक्शन होता है, ये नहीं दिया आपको, सर्विस और यूट्रस नहीं दिया, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरनल ओएस। बस दोनों में एक एक चीजें याद रखनी है। एंटीवर्टेड में क्या याद रखना है, पहले वाले में राउंड लिगामेंट याद रखना है, और दूसरे वाले में क्या याद रखना है कि कौन सी जगह पे एंटीफ्लेक्शन होता है, इंटरनल ओएस पे होता है। ठीक है, यहां पर एंटीवर्टेड में कोई नहीं आता कि भाई कौन सी जगह पे होता है, ऐसा कोई चीज नहीं बनती है हमारी। तो एंटीफ्लेक्शन पूछा है कि यूट्रस कौन सी जगह पे होता है दोस्तों, तो इंटरनल जो ओएस है उसके लेवल पे होता है। दोनों चीजें जरूर आपको याद होनी चाहिए और ये दोनों चीजें आप जरूर लिख लो, तो वो आपके काम के आएंगी। देखो अब अगर इमेज बेस्ड पूछता आपसे तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज वेजाइना। तो वेजाइना से एक हम सीधी लाइन खींचें और एक जो लाइन है दोस्तों वो हम सर्विक्स से सीधी खींचें। दूसरा खींचता हूं मैं, देखो ये ऐसे एक लाइन हम यहां से खींचें और एक लाइन अगर हम यहां से खींचें तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा दिस इज एंटी वर्टेड या एंटी वर्जन। और एक हम सर्विक्स से सीधी लाइन खींचें, ये वाली जो लाइन है रेड कलर वाली, और एक जो है दोस्तों यूट्रस से खींचें, फिर ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा आपका एंटी फ्लेक्शन। तो याद रखना है कि एंटी वर्जन जो है उसको कौन बनाए रखता है, राउंड लिगामेंट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और एंटी जो फ्लेक्शन है ना दोस्तों वो कहां पर होता है, किस जगह पे माना जाता है उसको, कौन से लेवल पे माना जाता है, तो इंटरनल ओएस के लेवल पे माना जाता है। तो ये दोनों चीजें भी आपके जो नोट्स में अगर नहीं है तो अपडेट कर लेना, अदरवाइज नोट ए वेरी बिग टेल। ठीक है, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और है। मैं हाइल्ड जो टॉपिक्स है ना वो आपके लिए ले रहा हूँ, जो आपके बीच में गैप कर रहा है ना, आपके सिलेक्शन के बीच में जो आपकी जो नॉलेज है उसको वो करेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अटैच टू द कोर्नो ऑफ द यूट्रस। कोर्नो ऑफ यूट्रस से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टेड नहीं होती। तो ध्यान रखना, फैलोपियन ट्यूब भी कोर्नोआ से अटैच होती है, सबको पता है कि वहीं से फैलोपियन ट्यूब निकलती है। राउंड लिगामेंट हमने कल ही पढ़ा था कि कोर्नोआ से निकलती है और लेबियम मेजोरा तक क्या होती है दोस्तों, पहुंचती है। और तीसरा आपको एक और याद रखना है कि ओवेरियन जो लिगामेंट है वो भी कोर्नो ऑफ यूट्रस से क्या होता है, अटैच होता है। तो तीन चीजें क्या होती हैं दोस्तों, कोर्नोआ ऑफ यूट्रस अटैच होती है। तो एक नहीं होता, कौन नहीं होता, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट जो है वो नहीं होता। तो कोर्नो ऑफ यूट्रस के लिए सबसे अच्छी इमेज है कि तीन चीजें जो होती हैं दोस्तों वो कोर्नो ऑफ यूट्रस से क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। आपका राउंड लिगामेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, और ओवेरियन जो लिगामेंट है दोस्तों वो होता है। तो एक लाइन बना के लिख लो कि आपके पास, आई नो कि इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन लिखो, चार ऑप्शन लिखो, आपको जस्ट क्या लिखना है, आपको एक सेंटेंस बना के लिखना है कि मैं चाहूँ तो ऐसे लिखवा भी दो, आप कहो तो कि भाई एक एक लाइन से लिखवा दो, बट ये है कि हिंदी इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चे मैंने सोचा भी था, कुछ बच्चों ने बट कहा कि सर हिंदी में हमें पता ही नहीं चलता इस चक्कर में। बट आप डायरेक्टली लिख लो कि राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरियन लिगामेंट अटैच टू द कोर्नो ऑफ द यूट्रस। ठीक है, कोर्नो ऑफ यूट्रस से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। बस इतनी से आपको लाइन लिखनी है, ये नहीं मतलब लिख लेना कि यूट्रोसैकल लिगामेंट नॉट अटैच्ड। ये क्वेश्चन जो आप अगर इस प्रकार से लिखोगे, आपको मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि हजारों चीजें लिख सकता है वो यहाँ पे यूट्रोसैकल लिगामेंट की जगह। आपको ये लिखना है कि फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट एंड ओवरियन लिगामेंट अटैच टू द कोर्नो ऑफ द यूट्रस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। कहीं आप लोग ज्यादा दिमाग लगा के लिख दो सर ये लिख दो क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, बट आपको आना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मायोमेट्रियम फ्रॉम आउटर टू इनर। बताओ। आउटर जो है दोस्तों सर्कुलर होता है, मिडिल लॉन्गिट्यूडाइनल, इनर। ठीक है, देखो हम जानते हैं दोस्तों कि तीन लेयर होती हैं। एक जो लेयर होती है यूट्रस के अंदर, तीन लेयर पाई जाती हैं। एक अंदर ही अंदर होती है जो कि एंडोमेट्रियम होती है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे हम डेसिडुआ बोलते हैं। दूसरी एक मस्कुलर थिक लेयर होती है वो मायोमेट्रियम होती है। तीसरी पेरीमेट्रियम या सिरोसा होती है। ठीक है, तो तीन लेयर क्या होती है दोस्तों इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम जो लेयर होती है उसके अंदर भी तीन लेयर पाई जाती हैं। मायोमेट्रियम जो लेयर होती है दोस्तों उसके अंदर भी क्या पाई जाती हैं, तीन लेयर पाई जाती हैं। अब वो जो तीन लेयर हैं वो किस प्रकार से अटैच्ड होती हैं, ऐसा जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं जब बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब ऑप्शंस हमें दिखते हैं ना दोस्तों तो वो हमें क्या लगता है, बहुत ही टफ लगता है। तो आपको जस्ट कुछ भी याद नहीं रखना, आपको मैं एक इमेज याद रखनी है कि भाई चैन से एक चैन से एक मंदिर की घंटी जो है वो क्या हुई है, बंधी हुई है। ठीक है, ऐसी वाली घंटी आती है ना, वो वाला नहीं,
ठीक है, वैसे दबा बजाते हैं, वो वाला नहीं, ऐसे घंटी आती है ना कहीं, आपने देखा होगा कहीं, अगर आप जाते हो तो मंदिर में वैसे टन 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 उसको पकड़ के ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो पकड़ने वाला, और फिर उसके ऊपर एक चैन है, और फिर हम टन 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 क्या करते हैं, उसको बजाते हैं ना। मैंने किया हुआ है बचपन में, मैं मंदिर जाता था तब। तो आपको ये तीनों चीजें क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। आउटर क्या है दोस्तों, इसके अंदर आउटर है वो लॉन्गिट्यूडाइनल है। आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडाइनल। ठीक है, फिर इनर क्या है दोस्तों, इनर आपका ये है क्रिस क्रॉस। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी चीज जो एक दूसरे से अटक रही है ना, एट शेप्ड बोल दो आपको इसको, क्रिस क्रॉस भी आप इसको बोल सकते हो। और सबसे जो अंदर है दोस्तों वो क्या है आपका, सर्क्यूलर। अंदर क्या है, सर्क्यूलर। अब देखो क्रिस क्रॉस जो है, मिडिल जो लेयर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब सबको पता होगा आई थिंक कि पीपीएच को प्रिवेंट करना हो, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना हो, तो सब में कौन सी लेयर, मिडिल मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ध्यान रखना, मैं मायोमेट्रियम नहीं बोल रहा, मायोमेट्रियम की भी मिडिल लेयर। तो उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, वो इस प्रकार से पाई जाती हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से उसके फाइबर्स होते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि इन फाइबर्स में से क्या जाती हैं दोस्तों, ब्लड वेसल्स निकलती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होगी, जब ब्लीडिंग को रोकना होगा ना, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, मसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देती हैं दोस्तों, उसको सूचर कर देती हैं, रोक देती हैं, बांध देती हैं। ठीक है, इसलिए हम जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम की, उसको हम फिजियोलॉजिकल सूचर के नाम से भी जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, फिजियोलॉजिकल सूचर के नाम से हम उसे जानते हैं, तो आपको ये भी पता होगा। तो जस्ट अब आपको इसका जो आंसर वो मिल जाएगा कि आउटर क्या, आउटर सर्कुलर है, आउटर सर्कुलर है क्या, नहीं। आउटर लॉन्गिट्यूडाइनल है, हाँ जी है। मिडिल क्रिस क्रॉस है, हाँ जी है। इनर सर्कुलर है, हाँ सर है। आउटर क्रिस क्रॉस है, नहीं है। आउटर सर्कुलर है, नहीं है। तो आपको जस्ट इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी मिल जाएगा कि आउटर लॉन्गिट्यूडाइनल है, मिडिल क्रिस क्रॉस, इनर सर्कुलर। ठीक, क्वेश्चन खत्म होने के बाद में अब एक बार थम अप कर दिया करो ताकि मैं समझूं कि हाँ हम सही हैं। इस इमेज को भी आप देख सकते हो, आउटर जो लेयर है दोस्तों वो लॉन्गिट्यूडाइनल फाइबर से बनी हुई है। ठीक है, मैस लाइक भी बोल सकते हैं, क्रिस क्रॉस भी, एट शेप्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। मिडिल लेयर है, मैस लाइक फाइबर्स है। इनर जो लेयर है दोस्तों उसके अंदर क्या है, आपके सर्कुलर जो फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट थे, है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कराता हूं वो मैं आपको कराऊंगा प्लासेंटा के क्वेश्चन। सोनी चौधरी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैं लास्ट में, आप अपने क्वेश्चंस लिख लो और मैं मेरे से लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछना, मैं सबको एक साथ जवाब दूंगा। अभी मैं किसी भी बच्चे का कोई भी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उसी के कारण हमने सिर्फ थोड़ी ही देर में कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं। अदरवाइज आपको पता है कि कल हमारे साथ क्या हुआ था। ठीक है, आप सभी इस बात को जानते हो दोस्तों, और आपका मेरा, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को, है ना, मैं इतना देखो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं 2 मिनट लूंगा जस्ट आपके, सॉरी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको जो यूट्यूब पे पढ़ा कर, तो मैंने इतना बेनिफिट दे दिया और फिर अब कोर्स में मैं आपको ये करूं कि मैं कम बेनिफिट दूं, तो भाई मुझे खुद को भी पाप लगेगा ना कि यार जिस जिस बंदे ने यूट्यूब पे पढ़ाया, इतनी सारी चीजें हमें करवाई, और जब कोर्स आया तो कोर्स में कम पढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहता मैं आप लोगों के साथ। तो सिर्फ बात करके, है ना, वो हो जाएगा। मैं आप लोगों के क्वेश्चन जरूर लूंगा, जो काम के क्वेश्चन होंगे वो लास्ट के 20 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम दूंगा। 20 मिनट बहुत होती हैं आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर हम बस क्वेश्चन क्वेश्चन करते करते हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना, है ना, कि ऐसे सोचो कि सर यार जवाब नहीं दे रहे, आपने कहा था कि इंटरेक्शन बैच है, कहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, सब मैं सारी परमिशन ऑन कर दूंगा लास्ट के 20 मिनट में। बट तब तक आप, आई होप कि आप समझोगे, मेरी रेस्पेक्ट करोगे, तो इस बात को समझोगे कि मैं आपका ही भला चाहता हूं, इसमें 100% दोस्तों आपका भला है। अब मैं आपको वो लिमिट दिखाना चाहता हूं कि इस कोर्स का क्या फायदा है। इन क्वेश्चन से आपको जो लिमिट है ना दोस्तों वो पता लग जाएगी कि सर क्यों रिवीजन बैच से ज्यादा फायदा है ना एमसीक्यू बैच में हो रहा है। मतलब दोनों बैच एक साथ चल रहे हैं ना, ये रिवीजन और एमसीक्यू, क्योंकि जस्ट अगर रिवीजन होता ना तो मैं आपको पढ़ा देता, बट यहां पर मैं आपको इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप ये सोचोगे सर इतने क्वेश्चन कैसे करवा सकते हो आप। तो बहुत हद से ज्यादा जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो हम प्लासेंटा के अभी पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, प्लासेंटा जो टॉपिक है वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, स्टार्ट हो गया। तो हम प्लासेंटा जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने पहला, एक 20 ईयर, हैंड रेज मत करो प्लीज, इसको डाउन कर लो आप, है ना, हेमलता लास्ट में आप प्लीज वापस कर लेना, हैंड रेज को डाउन कर दो। ए 28 ईयर ओल्ड वुमन रूटीन ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड जो है वो सोज ए बाइलोबेट प्लासेंटा। और देखो ये आंसर जो देने वाला है ना, आई नो कि इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं हम, क्या फायदा। तो ये इसका मैं एक दो दिन में पूरा इसका सोल्यूशन कर दूंगा। जैसे मैंने कल कहा था कि कल जो प्रॉब्लम थी वो आज नहीं हुई है, तो मैं एक दो दिन में, हमारे पास पोल वाला सिस्टम होता है, तो वो पोल वाला जो सिस्टम है ना वो हम इसमें डाल देंगे, फिर पोल में आप क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे सकते हो, ABCD, वो हमें पता लग जाएगा। तो वो जो प्रॉब्लम है वो भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक और 2 दिन के अंदर अंदर में वो जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी मैं क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। तो डोंट वरी, है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ उसके लिए। ए 28 ईयर ओल्ड वुमन रूटीन्स ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड जो है दोस्तों वो दिखाता है कि उस फीमेल को क्या है, बाइलोबेट प्लासेंटा है। तो व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस कंडीशन। एक 28 साल की फीमेल है, वो अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड के अंदर उसके पास क्या आया कि उसका प्लासेंटा जो है वो बाइलोबेट है। तो भाई क्या होगा बाइलोबेट के अंदर, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एसेसरी लोब कनेक्टेड बाय वेसल्स। मल्टीपल का मतलब क्या होगा दोस्तों, दो से तो ज्यादा है, अगर दो होता तो बाइलोबाटा होता, लेकिन दो से ज्यादा है तो कई सारे जो लोब है ना दोस्तों प्लासेंटा के अंदर बने हुए हैं, ये लोब बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, और ये सारे लोब किससे कनेक्टेड हैं दोस्तों, ब्लड वेसल से कनेक्टेड हैं। तो क्या ये बाइलोबेटा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या होता है बाइलोबेट, या बाइलोबाटा भी लिखा हुआ सकता है, उसमें क्या होता है। तो दोस्तों दिस इज मल्टीलोबाटा या मल्टीलोबेट। ये क्या होगा, अगर दो से ज्यादा लोब हैं, ठीक है, दो से ज्यादा लोब हैं, अगर वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं भी हैं और कनेक्टेड भी हैं, हर कंडीशन में क्या कहलाएगा, मल्टीलोबेट प्लासेंटा कहलाएगा। तो ये तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये तो किसकी हो गई, मल्टीलोबेट की हो गई। तो सर बाइलोबेट की हुई नहीं हुई। टू नियरली इक्वल लोब्स कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, मतलब कनेक्टेड हैं किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, मतलब मेम्ब्रेन्स और ब्लड वेसल्स दोनों के द्वारा क्या है, कनेक्टेड हैं। और दोनों के जो लोब है ना दोस्तों वो क्या है, नियरली इक्वल लोब्स हैं। देखो नियरली इक्वल वर्ड का यूज क्यों किया गया है वो भी मैं समझाऊंगा। नियरली इक्वल का मतलब ये है कि लगभग बराबर है, ऐसे नहीं कि आप कहो कि 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर छोटा है, नहीं, लगभग लगभग दोनों की जो साइज है दोस्तों दिखने में क्या लगे, एकदम इक्वल लगे, तो वो है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये क्या है दोस्तों, प्लासेंटा के अंदर सिंपल सी तीन चार चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन है वो उसमें भी आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। पहली चीज क्या है दोस्तों, बाइलोबाट या बाइलोबाटा। देखो जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। बाइलोबाटा में क्या होगा, बाइलोबेट भी बोल देते हैं इसको, तो ऐसे घर बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर दो लोब होंगे दोस्तों, ठीक है, क्या होंगे, दो लोब होंगे, और जो दोनों लोब होंगे उनकी जो साइज होगी वो लगभग लगभग इक्वल होगी, नियरली इक्वल बाई होगी, ठीक है। और ये ब्लड वेसल से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइलोबेट के नाम से हम इसे जानते हैं। पहली चीज आपको याद रखनी है। फिर आपको सर हमने तो पढ़ा है कि सक्शन च्यूरिएट प्लासेंटा है। दोस्तों ध्यान रखना कि सक्शन च्यूरिएट और बाइलोबेट में एक ही अंतर है। सक्शन च्यूरिएट जो प्लासेंटा है और बाइलोबेट है दोस्तों उसके अंदर एक यही अंतर है। सक्शन का मतलब क्या है कि खींच लिया हवा, दो लोब थे उसमें से एक लोब ने दूसरे लोब की हवा खींच ली, ऐसे याद रखना कि सक्शन कर लिया। सक्शन करेगा तो क्या होगा दोस्तों, एक लोब बड़ा होगा और एक लोब क्या होगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। अब छोटा जो लोब होगा उसे हम क्या बोल देंगे, असेसरी लोब बोल देंगे। इसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों, असेसरी मतलब सहायक लोब। तो इसमें तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों ही जो लोब है वो कहेगा मैं भी बड़ा, मैं भी बड़ा। बट यहां पर क्या होगा दोस्तों, एक लोब जो होगा वो बड़ा होगा और एक लोब छोटा होगा। अब छोटा जो लोब है ना दोस्तों वो तो सहायक ही हो गया ना, छोटा जो लोब है वो क्या कहलाएगा, वो सहायक कहलाएगा, तो ये असेसरी लोब कहलाएगा। फिर क्या सर ब्लड वेसल से कनेक्टेड होगा, हाँ जी ये ब्लड वेसल से भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका सक्शन च्यूरिएट हो गया। ठीक है सर, और सर और भी हो सकते हैं, हाँ इसके साथ में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, स्पूरिया, ठीक है, स्पूरिया प्लासेंटा स्पूरिया या स्पूरिएट प्लासेंटा भी बोल देते हैं। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ए फॉर अवधेश सर नहीं होगा, ए फॉर होगा एब्सेंस। ए फॉर एब्सेंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर मैंने क्या बताया, सक्शन च्यूरिएट में एक लोब बड़ा होता है, एक लोब क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। बड़ा लोब और छोटा लोब ब्लड वेसल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहां पर एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब क्या है दोस्तों, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल कनेक्शन, ब्लड वेसल कनेक्शन, मतलब कि ब्लड वेसल से जो कनेक्टेड है ना दोस्तों वो नहीं होगा। यहां पे सिर्फ इतना अंतर होगा, एक बड़ा लोब होगा एक छोटा लोब होगा, लेकिन क्या नहीं होंगे दोस्तों, कनेक्टेड नहीं होंगे, ब्लड वेसल से क्या नहीं होंगे, कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका स्पूरिया कहलाएगा। तो ये तीन जो है ना दोस्तों वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने ही होने चाहिए। ये तीन आपको क्या होने चाहिए दोस्तों, याद होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, पहला क्या है, दोनों की साइज लगभग इक्वल होगी, बस सक्शन च्यूरिएट में इसमें यही अंतर है, सक्शन च्यूरिएट में एक बड़ा है, सक्शन कर लिया, एक छोटा कर दिया उसको। और तीसरा क्या है दोस्तों, स्पूरिया, उसमें क्या हो गया दोस्तों, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स क्या हो गया दोस्तों, कनेक्शन हो गया, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। ओके ठीक है सर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। सी सी आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है नहीं हो सकता बताइए सर। प्लासेंटा कवरिंग द सर्वाइकल ओवेस, भाई प्लासेंटा अगर सर्वाइकल ओवेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो दिस इज प्लासेंटा प्रीविया। ये तो क्या हो गया दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया हो गया, तो ये तो है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, दिस इज प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्लासेंटा डीपली इन्वेडिंग द मायोमेट्रियम, कि ये प्लासेंटा जो है वो मायोमेट्रियम के अंदर घुस गया है। इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम प्लासेंटा एक्रीटा सिंड्रोम के नाम से जानेंगे, प्लासेंटा
ठीक है, आजकल नए वर्ड यूज करते हैं, ऐसे नहीं है डायरेक्टली आप एक्रीटा, इनक्रीटा, प्रक्रीटा ऐसे डायरेक्टली बोलने लग गए हो आप, है ना। ऐसे याद रखना थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, पास, PAS, प्लासेंटा एक्रीटा सिंड्रोम, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, मोरबिडली, मोरबिडली मतलब कि गलत तरीके से जुड़ा हुआ एडिरेंट, एडिरेंट प्लासेंटा, जो प्लासेंटा सही तरीके से नहीं जुड़ा है। तो सही जो प्लासेंटा होगा दोस्तों वो तो एंडोमेट्रियम के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो प्लासेंटा एबनॉर्मल ढंग से जुड़ेगा, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है और ये पेरीमेट्रियम है। वैसे मैंने साइज बना दी, बस गलत है ना, पेरीमेट्रियम पतली होती है बिल्कुल, ना के बराबर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, और मायोमेट्रियम बड़ी होती है, एंडोमेट्रियम जो है थोड़ी होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, अगर सिर्फ मान लो कि एंडोमेट्रियम के अंदर अंदर है तो दिस इज नॉर्मल। अगर यहां है दोस्तों एंडोमेट्रियम के अंदर है, स्पोंजियोसम जो लेयर है वहां तक ही है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, नॉर्मल प्लासेंटा है। लेकिन अगर ये मायोमेट्रियम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो दिस इज प्लासेंटा, सिर्फ टच कर रहा है, डीपली इन्वेड नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है दोस्तों, मायोमेट्रियम के पास पहुंचा ही है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लासेंटा एक्रीटा। अगर ये मायोमेट्रियम के अंदर और डीप तक चला गया, मायोमेट्रियम में डीप चला गया दोस्तों, यहां 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 यहां, लेकिन इसने पेरीमेट्रियम को टच नहीं किया है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, इनक्रीटा कहलाएगा। लेकिन अगर इसने पेरीमेट्रियम को टच करके बाहर भी निकल सकता है, पेरीमेट्रियम को तो टच करेगा, बाहर भी निकल जाता है कई बार, ठीक है, यूट्रस से बाहर निकल गया है दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा आपका, परक्रीटा। तो ये तीनों जो कंडीशन है दोस्तों उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता दिया मैंने। तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल था। अब डीपली इन्वेड कर रहा है मायोमेट्रियम को, तो ये क्या है, तो देखो जस्ट टच करता तो एक्रीटा होता, ये क्या हो गया दोस्तों, इनक्रीटा, दिस इज इनक्रीटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बी हो जाएगा कि बाइलोबाटा में क्या होता है, दो नियरली इक्वल लोब्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा दोस्तों, मेम्ब्रेन्स के द्वारा या ब्लड वेसल्स के द्वारा। मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स से बात वही है ना, आप कहीं घबरा रहे हो कि सर ये क्या चीज है, ठीक है, श्वेता चंद्र लास्ट में आंसर दूंगा मैं आपका ना, सबका जो भी क्वेश्चन है अपना लिख लो एक डायरी के अंदर, लास्ट के अंदर मैं आपको आंसर दूंगा। तो सर इसका फिर क्या फायदा हुआ, आजकल तो क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं आते, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन दो नहीं आते, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो भाई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इमेज बेस्ड पढ़ेंगे, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ेंगे, तो ये लो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लासेंटा सोन इन द इमेज, कि भाई प्लासेंटा जो इमेज में शो हो रहा है वो कौन सा है। पहला है दोस्तों कि इसके अंदर सक्सेंचुरिएट है कि सरकमवेलेट है, तो मैं इमेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। देखो देखो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं हो रहा, आपको दिखने पे लग रहा होगा कि भाई दोनों जो लोब है ना वो लगभग क्या है, इक्वल साइज के हैं। अब आप ऐसे कहो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये मत कह देना कि सर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, अरे भाई इतने से अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो एक्सेसरी होगा वो जस्ट एक बार देखते ही आपको क्या होगा, वो पता लग जाएगा, जिस दिख जाएगा कि एक बड़ा है एक छोटा है, वो ऐसा हो मान लो एकदम यहां पर इतना ही हो, ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट सर, ब्लड वेसल से कनेक्टेड भी है, हाँ जी है, तो ये क्या है दोस्तों, क्या ये सक्सेंचुरेट प्लासेंटा है, नहीं सर, सक्सेंचुरेट प्लासेंटा में सर ये बात तो सही है कि ब्लड वेसल से कनेक्टेड तो होता है, लेकिन एक लोब बड़ा होगा एक लोब छोटा होगा, वो एसेसरी लोब होगा और फिर ब्लड वेसल से कनेक्टेड होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों लोब बराबर हैं, तो ये नहीं है। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों बाइलोबेट, बाइलोबेट के अंदर दोनों बराबर होते हैं, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या हो गया, बाइलोबेट हो गया। बैटल डोर प्लासेंटा के अंदर तो आपको पता है कि डोर के ऊपर कनेक्ट नहीं हुई अम्लाइकल कोड, डोर के ऊपर कहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, तो यहां पर अगर अम्लाइकल जो कोड है क्या हो रही है दोस्तों, कनेक्टेड हो रही है मार्जिन ऑफ प्लासेंटा पे। क्या तो ये सेंटर पे होनी चाहिए, नियर सेंटर होनी चाहिए, एक्चुअली में जो अम्लाइकल जो कोड है दोस्तों वो प्लासेंटा के क्या तो बिल्कुल सेंटर पे कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब यहां पर, या नियर सेंटर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाउंड्री पे नहीं हो, इसके मार्जिन पे नहीं हो। लेकिन अगर अम्लाइकल कोड यहां कनेक्ट हो जाए दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, बैटल डोर प्लासेंटा, बैडमिंटन की तरह लग रहा है ये आपको, ठीक है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, बैटल डोर प्लासेंटा, की अम्लाइकल कोड अटैच टू द मार्जिन, मार्जिन के ऊपर क्या हो रहा है, इसकी बाउंड्री पे अटैच हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, बैटल डोर प्लासेंटा। फिर आता है दोस्तों आपका एक सर्कमवेलेट प्लासेंटा, सर्कमवेलेट और सर्कम मार्जिनेट मैं आपको अगले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों ही एक्स्ट्रा कोरियल जो प्लासेंटा है उसके क्या है, टाइप है, और उसमें हमें थोड़ा सा टाइम देकर मैं आप लोगों को क्या करूंगा दोस्तों, पढ़ाऊंगा। तो अभी थोड़ा सा आप इसमें वो करो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई दोनों जो इमेज हैं वो क्या हो जाएगी दोस्तों, सी हो जाएगा, बाइलोबेट प्लासेंटा। दो क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे आज हम, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही तो करने आए हो ना आप, मेनली यहाँ पे आपका मेन पर्पज क्या है दोस्तों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि ड्यूरिंग डिलीवरी द प्लासेंटा अपीयर्स नॉर्मल but a separate small lobe is found attached to the membranes with blood vessels connecting it to the main placenta. What is this condition called? ठीक है, जस्ट क्वेश्चन है, अब मैं टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, आप सोचो कि मैं अब टाइम लूंगा, मैं नहीं लूंगा टाइम। देखो सिंपल बात है कि डिलीवरी के दौरान क्या हो रहा है कि प्लासेंटा जो हो रहा है वो नॉर्मल अपीयर होता है,
ऐसा लग रहा है। बट बाद में क्या देखा गया कि एक सेपरेट जो स्मॉल लोब जो है ना दोस्तों, वो क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। मतलब कि एक बड़ा लोब था, उसके साथ में क्या हुआ कि एक स्मॉल जो लोब है ना, देखो आप इससे कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड है ना वो हो सकता है कि अंग्रेजी की कमी या एग्जाम का प्रेशर तो उसमें गलती कर देता है। जैसे आप लोगों को क्या लगेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि प्लासेंटा अपीयर्स नॉर्मल, अपीयर नॉर्मल लगा, पहले जब डिलीवरी हुई तो एक पार्ट आया बड़ा, तो लगा कि भाई नॉर्मल है। बट फिर क्या देखा गया कि एक साथ में एक छोटा पार्ट और आ रहा है उसके, बट एक सेपरेट स्मॉल लोब, एक लोब और आ रहा है उसके, जो कि क्या है दोस्तों, कनेक्टेड है, जो कि क्या है, कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स के द्वारा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, इस कंडीशन को हम किस नाम से जानेंगे। तो दोस्तों सबको पता है कि क्या ये बाइलोबटा होगा। ओ ये क्या हो गया, वापस से करना पड़ेगा, एक सेकंड का टाइम देना दोस्तों। ठीक है, वापस आ गया मैं। ओके, तो बाइलोबटा में होता तो दोनों लोब बराबर होते, नहीं इसमें ऐसा नहीं कह रखा, इसमें देखा है साफ साफ कि स्मॉल लोब है, तो बाइलोबटा तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है दोस्तों सरकमवेलेट प्लासेंटा, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सक्सेंचुरिएट प्लासेंटा, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, साथ में लिखा हुआ है कि ब्लड वेसल्स क्या है इससे कनेक्टेड है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सक्सेंचुरिएट। अब ये मत सोचना कि सर इसमें आपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैं नहीं दूंगा ज्यादा एक्सप्लेनेशन, हमने बात कर ली। बैटल डोर बार बार रिवाइज करवा दूंगा आपको, बस जस्ट इतना है। बैटल डोर में मैंने क्या कहा दोस्तों कि मार्जिन के ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, अटैच होती है, न तो वो सेंटर पे होती है न इसेंट्रिक होती है, सेंटर के पास होती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बैटल डोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि एक बड़ा लोब एक छोटा सेसरी लोब और ब्लड वेसल से कनेक्टेड, सक्सेंचुरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज शोज ए प्लासेंटा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एक बड़ा लोब है एक छोटा लोब है और साथ में ब्लड वेसल से क्या है दोस्तों, ये कनेक्टेड भी है, ब्लड वेसल से क्या है, कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपको इमेज में बहुत ज्यादा सही से नहीं दिख रहा हो, बट इसमें ब्लड वेसल्स क्या है दोस्तों, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं, इसमें कनेक्ट हो रही हैं। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब और ब्लड वेसल से कनेक्टेड, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, सक्सेंचुरिएट प्लासेंटा कहलाएगा, न कि बाइलोबार्ड कहलाएगा, सरकमवेलेट कहलाएगा, बैटलडोर कहलाएगा। कई बार बता चुका, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पर्पज है बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना, कि आपको ये लगे कि हाँ सर मजा आ गया, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतने क्वेश्चन आप करवाओगे हमें, है ना। ए प्लासेंटा इज डिलीवर्ड विद एन एडिशनल स्मॉल लोब दैट हैज नो वेस्कुलर कनेक्शन। अब देखो दोस्तों, एक है लोब एक छोटा स्मॉल लोब, क्योंकि लिखा हुआ है एडिशनल स्मॉल लोब, एक प्लासेंटा है साथ में एक छोटा लोब है दोस्तों, बट साफ साफ लिखा हुआ है कि नो वेस्कुलर कनेक्शन, कि कोई भी वेस्कुलर कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो वेस्कुलर कनेक्शन नहीं है तो ये इस प्रकार से है, वेस्कुलर कनेक्शन नहीं है तो ये इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से है दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम, मैंने कहा था कि एब्सेंस होगा तो याद रख लेना एक वर्ड स्पूरिया, स्पूरिया में आता है ए फोर क्या आता है दोस्तों, एब्सेंस। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एब्सेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लासेंटा स्पूरिया। सक्सेंचुरिएट होता एक बड़ा एक छोटा ब्लड वेसल से कनेक्टेड, बाइलोबाट होता दोनों बराबर ब्लड वेसल से कनेक्टेड। सरकमवेलेट के बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एन अल्ट्रासाउंड ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन जो है वो क्या करता है दोस्तों, रिवेल करता है एक प्लासेंटा को। प्लासेंटा क्या हो रहा है, कंपोज हो रहा है थ्री और मोर लोब, तीन या उससे ज्यादा लोब हैं, कनेक्टेड बाय थिन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, साथ में मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, शायद एक सेकंड का भी आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि दो से ज्यादा अगर लोब हो जाते हैं तो हमें सबसे मल्टी लोबाटा या मल्टी लोबेट के नाम से जानते हैं। बाइलोबेट के अंदर दो होते हैं, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, मल्टी लोबेट के अंदर तीन या तीन से ज्यादा होते हैं, ब्लड वेसल से कनेक्टेड भी हो सकते हैं नहीं भी होते। सक्सेंचुरिएट के अंदर एक बड़ा लोब एक छोटा लोब और ब्लड वेसल से कनेक्टेड, और सर्कमवेलेट में आगे बात करेंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों कि तीन या उससे ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीलोबेट प्लासेंटा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मल्टीलोबेट प्लासेंटा। ठीक है, दैट्स ओके। आपको कुछ, अगर बच्चों आपको अगर स्पीड बहुत ज्यादा लग रही है तो एक बार थंब डाउन करो, है ना, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बीच में एक बार रिव्यू ले लूँ आप लोगों से, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो। चलो मैं एक बार पूछ लेता हूँ ना बच्चों से, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे किस प्रॉब्लम में हो। मैंने कहा था वैसे, मैं आप ग्रुप में भी डालूंगा ये चीज़ मैं आज, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी लगे तो बीच में बोलना, लास्ट में मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। मैंने माइक ऑन करने की परमिशन दे दी है। हाँ पूछिए ओमेश्वरी, ओमेश्वरी आपको कुछ पूछना है, एक करके पूछो। पहले मैं जिस बच्चे का नाम लूँ ना वही पूछना, ओमेश्वरी। मैं जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो दो तीन मिनट लूंगा पूरे, है ना सब बच्चों। हाँ ओमेश्वरी आपको कुछ हाँ हेलो।
सर्कमवेलेट में आपको आगे मैंने क्या बताया, बहुत अच्छे से बताऊंगा, हर हर चीज पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को आता नहीं है मैंने छोड़ दिया, कि हर सर ने ऐसे छोड़ दिया अभी। हाँ ओके ओके, मैं करवाऊंगा अभी, मैंने कहा था कि ये आगे आएगा तो मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा अभी आपको, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है, तभी तो मैंने इसको बचा के रखा है। और कोई? ओके ओके ठीक है चलो। हाँ आप बीच में, मैं एक बार ग्रुप में डाल दूंगा ना आज, तब फिर पता लग जाएगा। अभिषेक बताओ आप, अभिषेक जल्दी करो, बट टाइम वेस्ट मत करना, 1 मिनट में सीधा क्वेश्चन, कोई नमस्कार नहीं कोई वो नहीं, सीधा पूछ। क्या? हाँ हाँ, वो वेलामेंटस आया था, वो मैं आएगा आगे, रुक जाओ आप थोड़ी देर, है ना, मैं बताऊंगा आपको। ओके हाँ, वेलामेंटस प्लस अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। ओके श्वेता आप पूछिए, श्वेता। श्वेता। देखो डियर, मैंने है ना पहला जो क्वेश्चन आपको करवाया था ना, उसमें मैंने आराम से एक एक चीज आपको समझाई थी। अब जस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहता हूँ आपको, है ना। और लाइन वही आएगी, ये मैं इसको है ना आपको लास्ट में है ना, मैं एक एक पेज में सारी चीजें लिखा दूंगा आपको मैं, आप कुछ भी नहीं लिखना, इसमें लिखना ही नहीं है कुछ। यही तो चीजें आपके अंदर डेवलप करनी है आप लोगों को। क्या करनी है? बाई लोबाटा एक वर्ड लिखना है, दो लोग कनेक्टेड, या इमेज ही बना लो, बहुत है इतना। ठीक है, जो ये एक पेज के अंदर सारी चीजें आएंगी, बस जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, है ना। अन्नू जल्दी बोलो जल्दी, 1 मिनट है बस अन्नू आपके पास, लास्ट फिर मैं स्टार्ट करूंगा, लास्ट क्वेश्चन मैं अन्नू का ले रहा हूँ, है ना। हाँ अन्नू, आप कुछ पूछना है? अन्नू को कुछ नहीं पूछना, अन्नू जस्ट सपोर्टर ऑफ कांग्रेस। अभी मैं बस बाद में क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों के ना, सॉरी टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा, लास्ट में मैं पूछ लूंगा आपसे, ना। टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन को मैं बंद कर रहा हूँ। सो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलो। अब आपका फेवरेट जो क्वेश्चन है वो आ गया है ठीक है, बच्चों को लग रहा था ना। एक क्वेश्चन छूट तो नहीं गया ना, हो गया ना, ठीक है। सरकमवेलेंट प्लासेंटा के बारे में बताना है आपको। कोई वो कट नहीं रहा हो इमेज, 1 मिनट। दो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, एक सरकम वेलेट और एक सरकम मार्जिनेट। इन दोनों से जो क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, इट अकर्स ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द कोरिंग प्लेट ओवर द बेसल प्लेट, ऑफ द बेसल प्लेट ओवर कोरियोनिक प्लेट, ये ऐसे करना है इसको भाई, है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब करो आप इसको। विच ऑफ द ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कमवेलेट प्लासेंटा, कि सर्कमवेलेट प्लासेंटा के बारे में क्या चीज क्या है दोस्तों इनकरेक्ट। एक्चुअली में देखो क्या होता है, ठीक है, चार ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं फिर बताऊंगा। इट इज करेक्टराइज्ड बाय ए रेज्ड थिक रिंग अराउंड द प्लासेंटल मार्जिन, it occurs due to folding of the basal plate over the chorionic plate, it increase the risk of antepartum hemorrhage, preterm labor and abruption, and it result from the presence of an accessory lobe connected by the vessels। देखो आंसर तो ये बहुत सिंपल है, आंसर सबको पता लग गया होगा इसको देखते ही, कि भाई इसमें हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो इनकरेक्ट तो पक्का ये पता लग गया है कि भाई प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेसरी लोब कनेक्टेड बाय द वेसल्स जो होगा ये, दैट इज सक्शन च्यूरेट प्लासेंटा। तो राइट आंसर तो हमें क्या हो गया दोस्तों, मिल गया। अब लेकिन पढ़ने की चीज तो यही है कि हमें तीन क्या चीजें मिली दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें मिली। अब बहुत अच्छे से मैं इसको समझाता हूं, कई सारे बच्चों को इसमें क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। तो एक बार मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो प्लासेंटा का जो फॉर्मेशन होता है वो दो प्लेट से होता है। एक जो प्लेट होती है दोस्तों वो होती है आपकी कोरियोनिक प्लेट, और एक जो प्लेट होती है दोस्तों वो होती है बेसल प्लेट। बेसल जो प्लेट है वो एंडोमेट्रियम से बनती है, तो वो दोनों जो होती है ना दोस्तों, वो इस प्रकार से क्या होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए। ये दोनों जो प्लेट हैं वो इस प्रकार से क्या होनी चाहिए दोस्तों, अटैच होनी चाहिए, एकदम से ऐसे जुड़ी हुई होनी चाहिए एक दूसरे से। कोई भी प्लेट एक दूसरे को क्या नहीं करती, कवर नहीं करती, ऐसे जुड़ी हुई होनी चाहिए, कि न कि ऐसे। लेकिन मान लो कि क्या हो जाए कि बेसल प्लेट जो है ना वो बड़ी हो जाए,
और बड़ी होकर ये बेसल प्लेट इस कोरियोनिक जो प्लेट है दोस्तों उसको क्या करने लग जाए, कवर करने लग जाए। तो इसे हम एक्स्ट्रा कोरियल प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। इसके चारों तरफ आ गई है, इसके एक्स्ट्रा में आ गई है ना, एक्स्ट्रा कोरियल प्लासेंटा के नाम से हम इसे जानेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि बेसल प्लेट बड़ी हुई और बड़ी होकर उसने किसको कवर कर लिया दोस्तों, कोरियोनिक जो प्लेट है उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा कोरियल प्लासेंटा के नाम से हम इसे जानेंगे। एक्स्ट्रा कोरियल जो प्लासेंटा है वो दो प्रकार का होता है। एक्स्ट्रा कोरियल प्लासेंटा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों आपका सर्कमवैलेट, मैं इमेज भी दिखाऊंगा ना, टेंशन मत करना भी। और दूसरा होता है सरकम मार्जिनेट। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब कि दो चीजें हैं, बड़ी कौन है, बेसल प्लेट जो है बड़ी है। अगर ये थोड़ी सी बड़ी हो तो क्या होगा, जैसे कि मान लो दोस्तों कि ये है इधर, चलो उसी प्रकार से बनाता हूं मैं ना। अगर यहां पर ये है कोरियोनिक प्लेट और यहां पर क्या है दोस्तों, बेसल प्लेट। अगर ये थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो ये इस प्रकार से बिल्कुल इससे चिपक जाएगी, ये बिल्कुल इससे क्या हो जाएगी दोस्तों, ये अटैच हो जाएगी। कोई भी फोल्ड नहीं बनेगा, कोई भी क्या नहीं बनेगा, फोल्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये मान लो कि बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, बेसल प्लेट क्या हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, ये कोरियोनिक प्लेट, ये बेसल प्लेट, जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों तो ये इस प्रकार से फोल्ड करेगी, ऐसे घूमेगी और जाके फोल्ड करती है क्योंकि ज्यादा बड़ी हो गई इस प्रकार से। तो जब ज्यादा फोल्ड बनती है ना दोस्तों तो मोटी क्या, एक लेयर बन जाती है। मोटी क्या बन जाती है, लेयर। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है तो इसको फोल्ड होना पड़ा। और जब भी फोल्ड होगी तो लंबाई ज्यादा होगी तो एक मोटी लेयर बन जाएगी। तो उससे हमें प्लासेंटा पे क्या दिखाई देगी दोस्तों, एक थिकनेस दिखाई देती है। तो एक क्या दिखाई देती है, थिकनेस। तो इसको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, वोल्व लाइक थिकनेस। वोल्व लाइक क्या दिखाई देता है, थिकनेस दिखाई देता है। अगर हम प्लासेंटा को ऊपर से देखें तो जैसे कि ये मान लो बेसल प्लेट है, इधर कोरियोनिक प्लेट है, इधर इसमें बेसल प्लेट है, ये कोरियोनिक प्लेट है, दोनों को बता रहा हूं अंतर करके। अब इसके अंदर तो क्या हो रहा है दोस्तों कि ज्यादा फोल्ड नहीं हुई थी, तो कोई भी ज्यादा क्या होगा कि गड्ढा नहीं दिखाई देगा क्योंकि वैसे चिपक जाती है ना, एकदम एक दूसरे से चिपक जाती है, वो जाके उसको कवर कर लेती है एकदम। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये चीजें मुझे पता है, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, अभी मैं जो इमेज लेके आऊंगा तो और समझ में आ जाएगा ना। तो बस टाइम का वेट करना आप। तो यहां पर क्या होती है दोस्तों, किसने अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लिया, इस वाले में, इसमें क्या हुआ, सर्कमवेलेट में ये बहुत ज्यादा बड़ी थी तो फोल्ड करने के बाद में कारण यहां पर क्या हो जाती है दोस्तों, थिकनेस ज्यादा दिखाई देती है। तो ऐसा दिखाई देगा कि जो कोरियोनिक जो प्लेट है वो कहां चली गई है, गड्ढे में चली गई है। कहां चली गई है दोस्तों, गड्ढे में। क्यों, देखो भाई आप यहां से, अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं और मैं इसको देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि ये क्या है दोस्तों, गड्ढे के अंदर है। किसमें है, गड्ढे में। लेकिन मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं और अगर मैं देखूं तो क्या मुझे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से सरकम मार्जिनेट में बेसल प्लेट कम बढ़ती है और सरकमवेलेट में ज्यादा बढ़ती है। ज्यादा बढ़ने, कम बढ़ने के कारण क्या होगा, सरकम मार्जिनेट में तो एकदम चिपक जाती है तो गड्ढा नहीं दिखाई देगा। और यहां पर क्या हो जाती है दोस्तों, बहुत बड़ी बढ़ जाती है तो मोटी थिकनेस क्या होती है दोस्तों, दिखाई देती है। ठीक है, ओके चलो। अब एक बार मैं आपको इसको रिव्यू करवा देता हूं। ये थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है ढूंढने में, 1 मिनट देना मुझे आप। प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, नॉट ए बिग डील है ना, कोई कोई भी चीज़ हार्ड होती नहीं है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती टफ, आई गारंटी। चलो, ये देखो आप, अब इस इमेज से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि प्लासेंटा जो है, अगर उसके अंदर देखो दो प्लेट होती हैं, एक बेसल प्लेट, एक कोरियोनिक प्लेट, दोनों की सरफेस इक्वल है दोस्तों, इनकी सरफेस क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होगा तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन दोस्तों क्या हो कि ये बेसल प्लेट बड़ी हो जाए, ये बेसल प्लेट क्या हो जाए दोस्तों, बड़ी हो जाए। तो ये बेसल प्लेट जब बड़ी होगी तो दोस्तों ये इसको क्या करेगी, कवर करेगी। देखो अगर सिर्फ थोड़ी बड़ी हुई, ज्यादा बड़ी नहीं हुई, तो ये इससे डायरेक्टली जाके क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, कोई भी थिकनेस नहीं बनी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ी हुई दोस्तों तो ये ऊपर तक जाके फोल्ड होगी। तो अगर ऊपर तक जाकर फोल्ड होती है तो वॉल से याद रखना, वोल्व लाइक थिकनेस, इसके अंदर क्या आ जाती है, थिकनेस आ जाती है, तो वोल्व लाइक थिकनेस बन जाती है। और मार्जिनेट पे डायरेक्टली क्या होती है, अटैच होती है। ओके अभी रुको। तो सरकमवेलेट में वोल्व लाइक क्या आ जाती है, थिकनिंग आ जाती है, मैटरनल और फीटल सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरियोनिक प्लेट है वो फीटल है और जो बेसल प्लेट है वो मैटरनल है। सरकम मार्जिनेट में मेटल सरफेस कंटिन्यू रहती है, एकदम अच्छे से चिपक गई तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, कंटिन्यू है। अभी आपको समझ में आएगा ये बात अभी।
सरकम वेलेट में क्या होगा कि फिटल सरफेस जो है वो डिप्रेस्ड दिखाई देगी, क्योंकि अभी हमने बात की भाई ज्यादा, जब ज्यादा कवर करती है तो यहां पर दोनों एक दूसरे से सेम लेवल पे क्या होती है दिखाई देती है। अब इससे नहीं समझ में आएगा, ये इस इमेज से समझ में आएगा। यहां पर देखो जब ये इसको कवर कर रही है तो यहां पर क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, एक थिकनेस दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही? आपको लग रहा होगा कि यहां पर ये एक क्या रबड़ सी सीट बन गई या वॉल्व बन गया ये एक यहां पे। लेकिन यहां पर इस इमेज के अंदर आपको लग रहा होगा कि दोनों एकदम एकदम क्या है दोस्तों, स्मूथ हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, स्मूथ हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल स्मूथ हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा कि भाई इसमें बढ़ी तो सही, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि इसको ऐसे कवर कर लिया। अगर ऐसे कवर नहीं किया तो हम जब दूर से देखेंगे तो ये बिल्कुल हमें ऐसा दिखाई देगा कि दोनों सेम लेवल के ऊपर हैं। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये सरकम मार्जिनेट कहलाएगा। जबकि यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ये दिखाई दे रहा है कि यार कोई चीज है ना ऐसे है, कोई चीज अंदर है। ये वाला पार्ट आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ये अंदर की तरफ है, गड्ढे की तरफ है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, सरकम वालेट। अब सरकम वेलेट जो होगा, सरकम वेलेट में ये थिकनेस दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वोल्व लाइक क्या बनी हुई है, यहाँ पे थिकनेस बनी हुई है। तो ये थिकनेस भी क्या हो जाती है दोस्तों, बन जाती है। ठीक है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको याद रखना है कि अगर एक्स्ट्रा अफेयर होगा पिया के साथ तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर अपनी पिया के अलावा एक्स्ट्रा अफेयर हुए तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी दोस्तों, एब्रेप्सियो प्लासेंटा, प्री टर्म लेबर और आईयूजीआर। पी फॉर प्री टर्म लेबर, आई फॉर आईयूजीआर और ए फॉर एब्रेप्सियो प्लासेंटा। तो इनके कारण ये तीन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी क्या हो सकते हैं देखने को। एक्स्ट्रा का मतलब आपको सर एक्स्ट्रा कहां से आ गया, एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा कोरियल, चाहे वो सरकम मार्जिनेट हो चाहे सरकम वेलेट हो। तो दोनों के अंदर तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। एब्रेप्सियो प्लासेंटा के चांसेस बढ़ते हैं, प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ते हैं, और इंट्रा यूट्राइन जो ग्रोथ रिटार्डेशन है दोस्तों उसके जो चांसेस है वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। एक में अगर आपको मैं पूछूं कि अगर बाइलोबाटा है, सक्सेंचुरिएट है, मल्टीलोबाटा है, स्पूरिया है, इन सब के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन। तो आप खुद सोचो सर, खुद सोचो कि सर आप, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि ठीक है मल्टी लोबाटा हो, बाई लोबाटा हो, स्पूरिया हो, सक्सेंचुरिएट हो, कोई भी हो, अगर ये होंगे ना तो पहली चीज तो सर क्या होगा कि रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लासेंटा के क्या होंगे दोस्तों, चांसेस होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लासेंटा के चांसेस होंगे, क्यों होंगे मैं बताता हूं। एक प्लासेंटा का पार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन दूसरा पार्ट बाहर नहीं आएगा। अब दूसरा पार्ट बाहर नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप तो सोचो कि प्लासेंटा तो बाहर आ गया, मान लो कि वो उससे डिटैच हो जाए तब आपको लगा कि प्लासेंटा बाहर आया नहीं, लेकिन उसमें कुछ पार्ट क्या रह सकता है बाहर। तो रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लासेंटा, रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लासेंटा होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि पीपीएच होने के रिस्क होंगे, क्योंकि हमने पीपीएच के चार ही तो कोज पढ़ते हैं हम। पहला कोज जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो टोन है। ठीक है, टोन के अंदर टिश्यू, आपके टिश्यूज, यहाँ पर रिटेन पार्ट ऑफ प्लासेंटा क्या है, टिश्यूज ही है। ट्रोमा हो सकता है और थ्रोम्बोसिस का मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, तो इसके कारण पीपीएच होने के चांसेस। एक दूसरा दोस्तों ये सोचो कि अगर ये प्लासेंटा, मैं एक्स्ट्रा कोरियल की नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना मैं चार के बता रहा हूं, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। एक्स्ट्रा कोरियल के ये तीनों हैं, है ना, आपके पिया हैं एक्स्ट्रा फेयर वाले, नीचे लिखा हुआ है शायद। ठीक है, ये हैं, ये मैं किसके बता रहा हूं आपको, मैं कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूं। ये किसके हैं, जब एक से ज्यादा लो प्रेजेंट हो, बस इतना याद रखो, एक से ज्यादा लो प्रेजेंट हो उसके हैं ये। अब वो कोई सा भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लासेंटा होगा, पीपीएच के चांसेस। एक दूसरा दोस्तों ये सोचो कि मान लो दो से ज्यादा लोब होंगे, तो एक लोब तो चलो सही हो और दूसरा लोब नीचे आ गया, तो क्या उसके कारण से प्लासेंटा प्रीविया के चांसेस होंगे या नहीं होंगे। तो इसके कारण से प्लासेंटा प्रीविया का भी क्या रहेगा दोस्तों, रिस्क रहेगा। तो इसके कारण से प्लासेंटा प्रीविया का भी क्या रह सकता है, रिस्क रह सकता है। ठीक है, चलो अब आपको एक्स्ट्रा कोरियल प्लासेंटा में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ मुझे। एक्स्ट्रा कोरियल प्लासेंटा आपको समझ में आ गया आप लोगों को, दोबारा से सुन लो। एक्स्ट्रा कोरियल में क्या हो रहा है, नॉर्मल में दोनों ऐसे अटैच हो रहे हैं, जब एक्स्ट्रा कोरियल होगा तो दो प्रकार की चीजें हो। एक्स्ट्रा कोरियल में बेसल प्लेट ऐसे घेर लेगी, ठीक है, ये कोरियनिक प्लेट है, ये मेरी बेसल प्लेट है। ये अगर एकदम चिपक गई है तो सरकम मार्जिनेट है ये, अगर ऐसे चिपकी है तो ये क्या है, सरकम जो वेलेट है। ठीक है, तो सरकम वेलेट में वॉल्व लाइक थिकनिंग आ जाएगी आपकी। यहां पर ऐसे चिपक गई तो कोई गड्ढा नहीं दिखाई देगा, अगर ऐसी रहेगी तो ये क्या दिखाई देगा, गड्ढा दिखाई देगा कि अंदर की तरफ क्या बना हुआ है, कोई गड्ढा बना हुआ है। तो वॉल्व लाइक थिकनिंग बनी हुई है, गड्ढा बना हुआ है, तो वो क्या होगा, सरकम वेलेट होगा। और दूसरे में अगर बिल्कुल ऐसे चिपक गई तो सरकम मार्जिनेट होगा। ठीक है, चलो अब हम जल्दी 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 क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया बढ़िया से इसके। चलो, तो अब देखो, अब आप इसको समझोगे तो अब इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अन्नू आप हाथ को, हैंड रेज को डाउन कर लो, है ना,
क्योंकि मुझे एकदम से ऐसे लगता है कि कौन से बच्चे की जान पे बनाई कि उसने हैंड रेज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए सर्कमवेलेंट प्लासेंटा। इनकरेक्ट ढूंढना है तो इनकरेक्ट तो हमें मिल ही गया कि इट रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेसरी लोब कनेक्टेड बाय द वेसल्स, दिस इज सक्शन च्यूरिएट। ये तो कनेक्टेड है ब्लड वेसल से, सक्शन च्यूरिएट है, तो ये तो राइट आंसर हमें मिल गया। लेकिन करेक्ट तीन चीजें हमने पढ़ी। इट इज करेक्टराइज्ड बाय ए रेज्ड थिकन रिंग अराउंड द प्लासेंटल मार्जिन। बताओ एक रिंग बनी या नहीं बनी थी चारों तरफ मार्जिन की तरफ ऐसे, अभी हमने बनाया था ये, इस प्रकार से रिंग बनी थी। ओके सर, सही बात है सर। तो सर्कमवेलेट में रेज्ड थिकन रिंग बनती है अराउंड द प्लासेंटल मार्जिन। दूसरा, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज प्री टर्म लेबर और एब्रेप्शन प्लासेंटा। बना या नहीं बना? जी सर, ये भी हुआ। ठीक है, अरे आंसर मत लगा लेना, ठीक है, मैं कहीं इसमें कहीं आपसे आ रही आंसर लगा लो। ये हो गया। और इट अकर्स ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द बेसल प्लेट ओवर द कोरियोनिक प्लेट, तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ड्यूरिंग एन ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड द अम्बिलिकल कोड इज सीन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि ड्यूरिंग एन ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड द अम्बिलिकल कोड इज सीन इंसर्टिंग एट द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा रेदर देन इट्स सेंटर, व्हाट इज द प्लासेंटल कंडीशन कॉल्ड। कौन सी कहलाएगी बताओ। दोस्तों आप ध्यान रखना, हमेशा क्या होगा कि अम्बिलिकल जो कोड है वो क्या तो सेंटर में अटैच होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेंटर के पास में भी हो तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर वो मार्जिन के ऊपर अटैच हो जाए, कहाँ पे अटैच हो जाए दोस्तों? मार्जिन पे। याद कैसे रखोगे? याद ये से रखोगे कि भाई ये आदमी जो है ये दरवाजे से आता है। मान लो कि किसी का जो घर है वो इस राउंड शेप में बना हुआ है, तो भाई दरवाजा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कोई ऐसी जगह पे तो दरवाजा होगा ना। यहाँ तो बीच में तो दरवाजा होगा नहीं, मेन डोर, ठीक है। किसी का घर मान लो ऐसे बना हुआ है राउंड शेप में, तो उसका दरवाजा यहाँ होगा। तो ये भाई ये सिंपल आदमी है, ये बेचारा डोर से आता है अपने, ठीक है, तो डोर से आता है तो ये यहाँ से आएगा। तो ये क्या है दोस्तों? बैटल डोर। क्या है ये? बैटल डोर है, ठीक है। डोर मतलब दरवाजा। वैसे मुझे पता है स्पेलिंग सही नहीं है ना, कहीं आपको डोर की स्पेलिंग सही नहीं है सर, ऐसे नहीं मानेंगे हम, तो जस्ट एक ट्रिक है ये, कोई है ना, ये कोई ऐसे वो रीजन नहीं है। तो अब देखो आप, अब इसमें एक टर्म और आ गया, वेलामेंटस कोड इंसर्शन आ गया। आप कहोगे सर ये क्या है? तो ये भी हम बात करेंगे, ठीक है, अभी बता दूंगा आप कहोगे तो। सर्कमवेलेट के बारे में हमने पढ़ लिया कि सर्कमवेलेट के अंदर तो वॉल्व लाइक थिकनिंग होती है, तो वो तो ऐसा नहीं दे रखा है इसमें। सक्शन च्यूरिएट जो है दोस्तों वो भी हमने पढ़ लिया, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, और किससे होती है? ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। वेलामेंटस जो है दोस्तों वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो मैं अभी बता दूंगा। और ये क्या आएगा दोस्तों? बैटल डोर प्लासेंटा। अब वेलामेंटस भी मुझे यहीं पे बताने की जरूरत है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो वेलामेंटस जो है ये तो बहुत ही वेला आदमी है। वेलामेंटस तो और भी ज्यादा क्या है दोस्तों? वेला है। वेला का मतलब क्या होता है? फ्री। ये तो बिल्कुल फ्री आदमी है। ये क्या कह रहा है कि मैं तो यहां तक भी नहीं आऊंगा। ये क्या कह रहा है? मैं तो यहां भी नहीं पहुंचूंगा। कहां पे? डोर पे भी नहीं पहुंचूंगा, मैं तो मार्जिन पे भी नहीं पहुंचूंगा। अच्छा भाई ऐसी क्या बात हो गई? कह नहीं मैं मुझे नहीं आना। अच्छा ठीक है, तो वो कहेगा मैं तो सिर्फ यहां तक आऊंगा। फिर बाकी का काम आप अपना देखो। तो बाकी का काम, अब अम्बिलिकल कोड यहां तक ही आया। अब अम्बिलिकल कोड यहां तक आया दोस्तों, तो प्लासेंटा जो होता है ना एक्चुअली में, जो लेयर्स जो होती हैं, मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, उनसे क्या रहता है? कवर रहता है ऐसे ना, अम्बिलिकल कोड पे में मेम्ब्रेन्स होती है। अम्बिलिकल कोड ये यहां तक है। ये कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो भाई क्या करेगा? ब्लड वेसल्स तो चाहिए, ब्लड वेसल्स नहीं पहुंची तो वैसे ही बेबी की डेथ हो जाएगी। तो ये कहेगा चलो मैं नहीं आऊंगा, बट यहाँ से खुद पकड़ो अपनी ब्लड वेसल्स। तो यहाँ से क्या होंगी दोस्तों? सिर्फ ब्लड वेसल्स ही पहुंचेंगी। यहाँ से सिर्फ क्या पहुंचेंगी? ब्लड वेसल्स ही पहुंचती हैं। अम्बिलिकल कोड मार्जिन तक भी नहीं अटैच होता। अम्बिलिकल कोड उससे पहले क्या हो जाता है? छोड़ जाता है, और फिर वहां से ब्लड वेसल्स ही क्या होती हैं दोस्तों? पहुंचती हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? वेलामेंटस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये और भी ज्यादा वेला है। ये तो बैटल डोर तो यहां तक तो पहुंच गया, ये बोला मैं नहीं आता तेरे दरवाजे पे, ठीक है, मैं इतना वेला नहीं हूं, ऐसे मान सकते हो, इतना वेला नहीं हूं, मैं सिर्फ यहां तक आऊंगा, अपना सामान लेके जाओ। अब हम एक बार मैं इमेज दिखाता हूं आपको, तो थोड़ा सा वो ज्यादा वेलामेंटस में तो इमेज होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आ गया तो फिर बच्चों को चाहिए कि सर मुझे तो आंसर मुझे नहीं पता, मुझे तो आप इमेज दिखाओ। बिना इमेज तो मैं बात ही नहीं करता किसी से। ठीक है, ये मैं इमेज यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये तो क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, तो मैं एक इमेज आपको दिखा देता हूँ। देखो देखो दोस्तों, ये तो ये बोला कि मैं तो यहाँ तक भी नहीं आऊँगा। कहाँ नहीं आऊँगा? मैं यहाँ नहीं आऊँगा, यहाँ नहीं आऊँगा मैं, ठीक है। ये यहाँ तक आना चाहिए था इसको, ठीक है, या सेंटर में आना चाहिए था, आना तो सेंटर में चाहिए था। बट ये तो कह रहा है तो सेंटर तो छोड़ो, सेंटर तो बहुत बड़ी बात है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तो यहाँ तक भी नहीं आऊँगा। तो कह भाई यहाँ तक नहीं आएगा फिर क्या करेगा? भाई मैं यहाँ तक ही आऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँचू, फिर मैं ब्लड वेसल से दूंगा, मेरी ब्लड वेसल से जाएंगी, मैं नहीं जाऊँगा।
ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ तक पहुंच रही है, तो ये क्या है, वेलामेंटस है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो रहा है, देखो। ठीक है, मैंने कहा था कि प्लासेंटा मेम्ब्रेन में अटैच रहता है ना, मेम्ब्रेन से रहती है, उसके ऊपर आपको पता है ना कोरियन और एमनियन जो लेयर वो पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बोला मैं यहाँ तक ही आऊँगा बस, क्या कर रहा है अम्बिलिकल कोड, मैं तो यहाँ तक ही हूँ, बाकी का अपना आप देखो आप। तो फिर भाई हम जो वेन है मेन जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरी वेन है वो करें, जब ब्लड वेसल्स बोल सकते हो सीधा, वो आएंगी, मैं नहीं आऊँगा। तो वो आ रही है देखो प्लासेंटा तक, इसको खोल कर देखा है इन लोगों ने, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्लासेंटा ऐसा बना हुआ है, नहीं। ठीक है, ये ऐसे चिपकी हुई थी, तो उन्होंने ऐसे खोलकर जब इसको देखा तो उन्होंने देखा कि खोलकर तो ये तो भाई ऐसा सिस्टम पाया गया है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, वेलामेंटस कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, चलो इसको पढ़ा ही देता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, तो वेलामेंटस में आप ऐसे वेला से याद रख सकते हो, मेंटस से मेम्ब्रेन से। तो अम्बिलिकल कोड जो है अटैच होता है मेम्ब्रेन से। आफ्टर दैट ब्लड वेसल्स नोट अम्बिलिकल कोड रीचेज टू प्लासेंटा, ब्लड वेसल्स पहुंच रही हैं, अम्बिलिकल कोड नहीं पहुंच रही है प्लासेंटा तक, यही तो मैंने बोला। ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है, हाँ। अब दो तीन चीजें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैसे मैं वेलामेटस पढ़ा नहीं रहा था यहाँ पे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, दो तीन चीजें आपको पक्का आनी चाहिए आज के एग्जाम के पॉइंट से। क्यों? क्योंकि वेलामेटस एग्जाम में आया है, अगर वेलामेटस एग्जाम में आया है, उसकी अगर इमेज आई है, तो फिर उससे रिलेटेड जो चीजें हैं दोस्तों वो भी हमें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, तो उससे जैसे कि बार्थोलिन सिस्ट के बारे में बात की थी, तो इससे रिलेटेड ध्यान रखना दोस्तों कि इसके कारण से क्या हो जाता है, वासा प्रीविया डेवलप हो जाता है। आप कहोगे सर ये कैसे डेवलप हो जाता है, देखो भाई, वासा का मतलब वेसल्स, प्रीविया का मतलब एंट्रेंस। अब देखो कैसे, जैसे ये है यूट्रस, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है, प्लासेंटा, यहाँ पर ये है बेबी। अब मैंने कहा कि क्या होता है कि भाई अम्बिलिकल कोड कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तो ब्लड वेसल्स दूंगा। मान लो अम्बिलिकल कोड सिर्फ यहाँ तक ही पहुंचा, और यहाँ से आगे इसने सिर्फ क्या दे दी दोस्तों, ब्लड वेसल्स ही दे दी। तो इससे क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स जो है ना दोस्तों, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में भी आ सकती हैं। ठीक है, ऐसे कोई नहीं जरूरी कि आएंगी, अगर ऊपर ज्यादा ऊपर हो तो नहीं भी आएंगी, लेकिन यहां पर दोस्तों ये क्या आई, इंटरनल ओएस के पास में आ गई, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गई। तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, वासा प्रीविया के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया नहीं है ये, ध्यान रखना। कहीं कहो कि सर प्लासेंटा प्रीविया का भाई है क्या छोटा, इसको इसलिए वासा प्रीविया बोलते हैं क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन आता है, प्लासेंटा। अब प्लासेंटा कह रहा है मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को तो दूर रखो, तो कौन आ रहा है, वेसल्स आ रही हैं। कौन सी वेसल्स, फीटल की वेसल्स। तो वासा प्रेविया जो है ना दोस्तों, वो इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है कि अगर किसी को भी वेलामेंटस प्लासेंटा अगर होता है, तो वेलामेंटस प्लासेंटा में क्या रिस्क रहता है, वासा प्रीविया का। एक दूसरा क्वेश्चन इसी से बनेगा, जस्ट ऑपोजिट, कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वासा प्रीविया क्या होता है, तो उसका राइट आंसर होगा वेलामेंटस प्लासेंटा। अगर अब आपसे पूछता है कि वासा प्रीविया का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो प्लासेंटा, देखो वेलामेंटस प्लासेंटा। क्वेश्चन दो बने, मैंने क्या बताया सीधा सा कि वेलामेंटस अगर प्लासेंटा होगा तो उससे क्या होगा, वासा प्रीविया हो जाएगा, वासा प्रीविया हो जाएगा। तो वासा प्रीविया इसका क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आए कि वासा प्रीविया का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो वासा प्रीविया का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, वेलामेंटस प्लासेंटा होगा। क्या होगा दोस्तों, वेलामेंटस प्लासेंटा होगा, पहली चीज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी डायग्नोसिस में क्या टेस्ट करवाते हैं अगर हमें वेलामेंटस नहीं, वासा प्रीविया की कंडीशन को डायग्नोज करना हो तो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, कलर डोपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वासा प्रीविया की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है दोस्तों, कलर डोपलर यूएसजी होती है, कलर डोपलर यूएसजी होती है, ज्यादातर वेजाइनल करवाते हैं। अब नेक्स्ट आप देखो, इसको छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार से ये नीचे की तरफ क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि वासा प्रीविया का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, वेलामेंटस प्लासेंटा। हाँ, अगर किसी को भी दोस्तों वासा प्रीविया हो गया, किसी को भी वासा प्रीविया हो गया, तो कभी भी हम एआरएम और वेजाइनल डिलीवरी नहीं करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करेंगे, ब्लड वेसल्स बिल्कुल नीचे हैं, वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते, ब्लड वेसल्स रैप्चर हो गई, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ठीक है, और वो भी किसका ब्लड लॉस होगा, फीटस का ब्लड लॉस होगा। ठीक है, तो फीटस का ब्लड तो हम चाहते नहीं है ना लॉस हो, तो इसलिए एआरएम और वेजाइनल डिलीवरी जो है वो नहीं की जाती है, क्योंकि वासा प्रिय में वेसल्स किसकी हैं, फीटस की हैं, और फीटल की वेसल्स में अगर ब्लड निकला तो फीटस का निकलेगा, और फीटस का अगर ब्लड निकल रहा है ना दोस्तों, तो क्या हो गया, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया ना। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, मैनेजमेंट, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। देखो हाई यील्ड है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, बिना काम की चीज नहीं कराऊंगा, सिर्फ काम की चीज आपको तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि वेलामेंटस प्लासेंटा का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, वासा प्रीविया होता है। वासा प्रीविया जो है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, वेलामेंटस प्लासेंटा होता है। इसका जो अगर वासा प्रीविया है उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, कलर डोपलर अल्ट्रासोनोग्राफी होता है।
इसका मैनेजमेंट क्या होता है, बस ये और याद रखना कि सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, हमें सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। और कब कर देते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के रैप्चर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो ओपनड हैं। तो 34 से 37 वीक के ऊपर हम क्या कर देते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। अब एक लास्ट चीज और बता देता हूं, सिंगल्स एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट। ये क्या होता है दोस्तों, देखो अब आपको मैं पहले मैं वैसे पढ़ाता हूँ, थोड़ा हल्का सा मैं आपको बताऊंगा, सुनो मेरी बात। आपको मान लो कि दोस्तों ये डाउट हो कि उसको प्लासेंटा प्रीविया है या फिर वासा प्रीविया है। अगर इन दोनों के अंदर किसी को ये डाउट हो, मान लो ब्लड आया है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों कि दोनों ही क्या हैं, दोनों ही पेनलेस हैं। इसमें भी पेन नहीं होता, इसमें भी पेन नहीं होता। आपने तो हमेशा इसको रट रट के छोड़ दिया कि भाई प्लासेंटा प्रीविया में क्या नहीं होता, पेन नहीं होता, और आपका आंसर जो है दोस्तों वो क्या करके आओगे, आप हमेशा प्लासेंटा प्रीविया करके आओगे। अगर उसने गलती से ये लिख दिया कि भाई उसका हम क्या करवा रहे हैं, सिंगल सेल एल्कलाइड डीनेचुरेशन टेस्ट जो है वो हम करवा रहे हैं, और वो अगर हम वो लेकर आए और उसके अंदर कोई भी क्या नहीं हुआ दोस्तों, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, और जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस है, तो कौन सी कंडीशन होगी, मुझे पता है अभी लाइन समझ में नहीं आई होगी, अभी समझ में आ जाएगी, मैं समझाता हूं। अगर हमें ये देखना हो कि ये ब्लड जो है वो बेबी का है या मदर का है, क्योंकि मदर का अगर ब्लड है तो सिंपल सी बात है कि वो क्या है, प्लासेंटा प्रीविया है। और अगर वो जो ब्लड है दोस्तों वो बेबी का है तो वो क्या होगा, वासा प्रीविया होगा। तो जो ब्लड बाहर आ रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया है या वासा प्रीविया है। क्योंकि वासा प्रीविया में जो ब्लड आता है वो वेसल से आता है, तो ये फीटल ब्लड होगा। और प्लासेंटा प्रीविया में जो ब्लड आता है वो मैटरनल ब्लड होगा, मदर का ब्लड होगा। तो अगर कोई ऐसी टेक्निक हमें मिल जाए कि हमें जो ब्लड है उसको हम ये चेक कर लें कि मदर का है या फीटस का, तो दोस्तों हमें पता लग जाएगा कि ये वासा प्रीविया कि प्लासेंटा प्रीविया। क्योंकि आप सिर्फ ये कह के हम रट लेते हैं, ये चीज हमेशा आप लोग रटते आए हो कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग प्लासेंटा प्रीविया, कोई जरूरी नहीं है, इट कैन बी वासा प्रीविया। तो अब कैसे पता लगे दोस्तों, तो दोस्तों फीटस जो होता है वो बहुत ही ढीठ होता है। फीटस क्या होता है, ढीठ का मतलब क्या होता है कि स्टब बॉर्न होता है, वो जिद्दी होता है। फीटल का जो ब्लड है वो भी क्या होता है, जिद्दी होता है। वो क्या कहता है कि मैं इतना ताकतवर हूं, चाहे तुम मेरे लिए एसिड ले आओ या मेरे लिए एल्कलाई ले आओ, एल्कलाई एल्कलाई बेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैटरनल जो ब्लड होता है ना दोस्तों वो सेंसिटिव होता है। फीटल ब्लड जो होता है दैट इज रेसिस्टेंट टू, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, किससे, एसिड से और एल्कलाई से। अगर एसिड डालो फिटस के ब्लड में, चाहे एल्कलाई डालो, वो जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों वो नहीं टूटती हैं। ठीक है, क्योंकि वो फीटल आरबीसी प्रेजेंट है, उनमें उनमें फीटल आरबीसी प्रेजेंट है। लेकिन मैटरनल जो ब्लड है उसके अंदर एडल्ट है, वो क्या होती हैं दोस्तों, वो बेचारी सेंसिटिव होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं दोस्तों, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अगर हम एक काम करें कि ब्लड के अंदर एसिड या एल्कलाई मिला दें, तो क्या हमें दोस्तों पता नहीं लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एसिड और एल्कलाई मिलाने के ऊपर आरबीसी का क्या होने लग गया, ब्रेक डाउन होने लग गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये तो मैटरनल ब्लड है, तभी तो ब्रेक डाउन हुआ, क्योंकि फिटस का जो ब्लड है वो तो जिद्दी है, फिटस तो स्टब बोर्न है वो तो। जब वो स्टब बोर्न है तो अगर डीनेचुरेशन नहीं हो रहा, टूट नहीं रही है आरबीसी, डिग्रेड नहीं हो रही है आरबीसी, तो पक्का वो फीटल ब्लड है। और अगर टूट रही हैं तो वो कौन सा ब्लड है दोस्तों, मैटरनल ब्लड है। इस कंसेप्ट पे दो टेस्ट किए जाते हैं ओब्स्टेटिक्स के अंदर। पहला जो टेस्ट है दोस्तों वो सिंगर्स एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट है, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, प्लासेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और दूसरा जो टेस्ट है दोस्तों वो हम आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में पढ़ेंगे, क्लीहोर बैट के टेस्ट। वहां पर हम एसिड यूज करते हैं, जबकि यहां पर हम सिंगल्स एल्कलाई नाम हो गया तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एल्कलाई यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। देखो अब आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो ये टेस्ट क्या है, हम सिंगल से एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट की बात करें, इसे हम एपीटी भी बोलते हैं। एपीटी का मतलब एल्कलाई पॉजिटिव डीनेचुरेशन टेस्ट, बात वही है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्यादातर यही यूज करते हैं। अब देखो आप मुझे, ये टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिटल ब्लड को मैटरनल ब्लड से। मैं थोड़ी सी नई चीजें पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ना, वासा प्रीविया या प्लासेंटा प्रीविया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे भी लिखा हुआ सकता है ये, तो बात तो वही है। क्या करेंगे दोस्तों, मैंने सिंपल सी बात की कि भाई ब्लड आया बाहर, वेजाइना से बाहर ब्लड आया, अब हमें ये नहीं पता कि ये ब्लड मदर का है कि फीटस का है, तो हम ब्लड को ले लेंगे। ब्लड के अंदर एल्कलाई नेचुरेशन टेस्ट है तो एल्कलाई मिलाएंगे, क्योंकि हम बात यहाँ पर सिंगल से एल्कलाई टेस्ट की कर रहे हैं, न कि क्ली होर बैट के टेस्ट की। जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में हम क्ली होर बैट के टेस्ट पढ़ेंगे वहां पर हम एसिड लेते हैं, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, एल्कलाई लेंगे। एल्कलाई के रूप में हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप सबको पता है कि हाइड्रोक्साइड जहां होता है वहां पर क्या होता है दोस्तों, एल्कलाई होता है, वहां पर हम सिट्रिक एसिड लेंगे, तो सिट्रिक एसिड वो एसिड होता है वहां पे, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। फीटल ब्लड हमने लिया, फीटल ब्लड क्या है, जिद्दी है, जिद्दी है तो उसको एल्कलाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके अंदर जब हमने एल्कलाई मिलाया तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो कहेगा मैं क्यों कलर चेंज करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे एल्कलाई डालो एसिड डालो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन मदर जो है दोस्तों वो बेचारी क्या होती है, सेंसिटिव होती है, उसका ब्लड भी क्या होता है, सेंसिटिव होता है, फादर का भी सेंसिटिव होता है।
ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर भी एडल्ट हीमोग्लोबिन ही होती है, ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन एडल्ट होती हैं, ये सेंसिटिव होती हैं एल्कलाई से, तो ये हीमोलाइसिस हो जाता है। जब हीमोलाइसिस होगा तो वो जो कलर है ना दोस्तों, वो कैसे हो जाता है, ब्राउन कलर। तो अगर ब्राउन कलर आ गया तो मतलब कि आरबीसी क्या है, टूटी है, और टूटी है तो ये ब्लड पक्का मदर का है, और मदर का ब्लड है और पेनलेस है, तो दोस्तों पक्का ये क्या है, प्लासेंटा प्रीविया है। लेकिन अगर कोई ब्लड में कलर चेंज ही नहीं हुआ तो पक्का ये ब्लड फीटस का है, और अगर फीटस का ब्लड है तो ये क्या है दोस्तों, वासा प्रीविया है। ये क्या है, वासा प्रीविया। ये तो बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया। तो अब अत्यंत गति से हम क्वेश्चंस जो हैं वो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें फास्ट फास्ट क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब मैंने आपको इमेज भी दिखा दी है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली तो ये तो कोई काम का ही नहीं है कि अम्लाइकल कोड है वो मार्जिन ऑफ प्लासेंटा पे अटैच हुई है सेंटर की जगह, तो क्या कहलाएगा, बेटलडोर कहलाएगा। क्योंकि मार्जिन तक भी नहीं पहुंची वेलामेंटस में, तो उससे पहले ही वो आदमी कह रहा है कि जाओ अपना काम करो, मैं नहीं आ रहा इधर। ठीक है, मैं नहीं आ रहा इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द डिलीवर्ड प्लासेंटा। ठीक है, ये थोड़ा वैसा ही क्वेश्चन है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक होल अगर प्लासेंटा के अंदर क्या हो जाए दोस्तों, कि प्लासेंटा है अगर उसके अंदर होल बन जाए, ठीक है, ऐसे प्लासेंटा को उठाओ और एकदम होल सा दिखाई दे रहा है आपको, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ये तो पूरा क्वेश्चन बना है तो इतना बड़ा लग रहा है, बट कुछ है नहीं इसमें। क्या है दोस्तों कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द डिलीवर्ड प्लासेंटा ए होल लाइक डिफेक्ट इज सीन इन प्लासेंटल टिश्यू वेयर द कोरियोनिक एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट। ये इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लासेंटा में होल बना हुआ है। ठीक है, कोरियन और एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, नॉर्मल है, उनमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत कहां हुई है, प्लासेंटा के टिश्यू के अंदर। प्लासेंटा के टिश्यू के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है, गिविंग द अपीयरेंस ऑफ मिसिंग पोर्शन। भाई सिंपल सी बात है, ये प्लासेंटा अगर इसमें ये मैंने होल बना दिया तो कोई तो पोर्शन मिसिंग है ना। अगर इसमें गड्ढा बना दिया तो वहां पर कुछ है नहीं, तो ऐसा लगेगा कुछ यार यहाँ ये कौन उठा ले गया, ये पार्ट कहाँ चला गया, क्या रिटेन रह गया, अंदर रह गया, कहाँ चला गया। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फेनेस्ट्रेटेड प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। अगर प्लासेंटा के अंदर कोई छेद बन गया तो इसे हम फेनेस्ट्रेटेड बोलेंगे। सर्कमवेलेट के बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वॉल्व लाइक थिकनिंग होगी, वॉल्व लाइक थिकनिंग सर्कमवेलेट है। सक्शन ट्यूरेट में बड़ा लोब एक छोटा लोब ब्लड वेसल से कनेक्टेड, बेटल डोर मार्जिन के ऊपर होता है, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ए अल्ट्रासाउंड शोज दैट द कोरियोनिक विलाई कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द जेस्टेशन सैक एंड आफ्टर डिलीवरी ए प्लासेंटा अपीयर से थिन मेम्ब्रेनस शीट रेदर देन ए राउंड डिस्क। हम जानते हैं कि जो प्लासेंटा होता है वो डिस्कोइड होता है, डिस्क शेप होता है। क्या होता है, डिस्कोइड होता है, डिस्क शेप होता है प्लासेंटा, आप सबको पता होगा इस बारे में। ठीक है, कि आपको पता है ना कि हिमोकोरियल होता है, डेसिडुएट होता है, डिस्कोइड होता है। ये तीन तो चीजें पढ़ी हैं बीएससी नर्सिंग में हमने, इसके अलावा हमने पढ़ाई क्या था, ये तो तीन चीजें पढ़ी थी। लेकिन दोस्तों ये प्लासेंटा ऐसा नहीं है, इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लासेंटा जो होता है कोरियोनिक विलाई को कवर कर रही है, कोई काम का नहीं है। द प्लासेंटा अपेयर से थिन मेम्ब्रेनस, ऐसा प्लासेंटा बन गया, ऐसा पतला सा पापड़ की जैसा। ठीक है, मेम्ब्रेनियस शीट का जैसा एकदम पतला सा। इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लासेंटा मेम्ब्रेन का जैसा बन गया तो मेम्ब्रेनेसिया। तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मैं इसमें आधा घंटा लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, जहां जरूरत होगी मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। सर्कमवेलेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो बेसल प्लेट है वो बड़ी हो गई, कोरियोनिक प्लेट छोटी हो गई, वॉल्व लाइक थिकनिंग बन गई, सर्कमवेलेट। सक्शन च्यूरेट एक बड़ा प्लासेंटा, एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट, एक्सेसरी लोब ब्लड वेसल से कनेक्टेड। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, होल हो गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी ऐसे बनाए हैं कि अगले अगले ऑप्शन में आपको क्या मिले, फायदा मिले, क्योंकि पिछले में हमने बात की थी फेनेस्ट्रेटेड की, तो फेनेस्ट्रेटेड यहाँ भी आ गया तो रिवाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अब आप लोगों को ये करना है, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। ए अल्ट्रासाउंड रिवेल्स दैट द अम्लाइकल कोड जो होती हैं वो इंसर्ट होती हैं इनटू द फीटल मेम्ब्रेन रेदर देन डायरेक्टली इनटू द प्लासेंटल डिस्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, अगर थ्योरी वाइज देखें तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विद द ब्लड वेसल्स रनिंग अनप्रोटेक्टेड बिफोर रीचिंग द प्लासेंटा व्हाट इज दिस कंडीशन कोड। क्या कह रहा है देखो, जिसकी अंग्रेजी कमजोर है वो सुनो, जिसकी अंग्रेजी अच्छी है उसको तो समझ में आ गया कि अल्ट्रासाउंड करवाया हमने, हमने क्या देखा कि जो अम्लाइकल जो कोड है वो प्लासेंटा तक नहीं पहुंचा, उसके पहुंचने से पहले ही वो किस में है, क्योंकि ऐसे रहता है ना, थोड़ी सी मेम्ब्रेन्स भी रहती हैं, तो यहां तक अम्लाइकल कोड आया और वहां पर उससे आगे सिर्फ क्या आई दोस्तों, ब्लड वेसल्स ही गई हैं। देखो डायरेक्टली इंसर्ट इनटू द फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन में हुआ, नेकी रेदर देन नेकी डायरेक्टली इनटू द प्लासेंटल डिस्क, प्लासेंटा के अंदर नहीं आया ये। विद द ब्लड वेसल्स रनिंग, यहां पर ब्लड वेसल्स क्या हो रही है, रनिंग कर रही हैं, अनप्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि अम्लाइकल कोड नहीं है ना, तो इसलिए अनप्रोटेक्टेड है वो।
ठीक है, बिफोर रीचिंग द प्लासेंटा, प्लासेंटा तक भी नहीं पहुंचा। ये एक सेंटेंस जो है इनफ है, मोर देन इनफ है कि प्लासेंटा तक भी नहीं पहुंचता है ये। व्हाट इज दिस कंडीशन कोड, तो सर हमें तो पता है, मैं तो बताने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आपने कमेंट ऑफ कर रखे हैं, तो राइट आंसर वेलामेंटस प्लासेंटा। ठीक है, तो बैटल डोर जो प्लासेंटा है उसके क्या अंदर क्या होगा दोस्तों, बैडमिंटन बनेगा। सरकमवेलेट के अंदर एक बड़ा एक छोटा कोरोनिक प्लेट, छोटी बेसल प्लेट, बड़ी वॉल्व लाइक थिकनिंग। सक्शन च्यूरेट के अंदर एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, ब्लड वेसल से कनेक्टेड। काम खत्म, नेक्स्ट आगे बढ़ो। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद, देखो हमने कितनी बातें की ना, सारे क्वेश्चन बन गए ये। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ए वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। वेलामेंटस में क्या होता है सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, वेलामेंटस होगा तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही है वो प्लासेंटा तक। जब डायरेक्टली वो प्लासेंटा तक नहीं पहुंच पा रही हैं ब्लड वेसल्स, तो कैसे जाएंगी, ओपन होंगी। ओपन होंगी तो हो सकता है कि वो लोअर पार्ट में भी हो। अगर वो लोअर पार्ट में पहुंची दोस्तों, तो क्या कहलाएगा, ये वासा प्रीविया होगा। इसके कारण से क्या होगा, वेलामेंटस का भाई कौन है, वासा प्रीविया है। ध्यान रखना, प्लासेंटा एक्रीटा क्या होता है दोस्तों कि मायोमेट्रियम पे, मायोमेट्रियम बोल रहा हूं, उस पे अटैच होता है, बट ज्यादा डीप नहीं जाता है वो, जस्ट सरफेस पे क्या होता है, अटैच होता है। ये क्या है, एक्रीटा। इनक्रीटा में मायोमेट्रियम के अंदर डीप जाता है, पर क्रीटा में सिरोसा या उसको भी क्या कर जाता है, पार कर जाता है। कभी कई बार ऐसा आ जाए कि प्लासेंटा जो है वो ब्लैडर तक पहुंच गया। कौन सी कंडीशन है, पर क्रीटा है, ध्यान रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो हमारे मौसी का लड़का नहीं है जो हमें सीधा ऐसा आंसर देगा। अगर वो क्वेश्चन में दे रहा है कि जो प्लासेंटा है वो बाहर निकलकर उसने किसको टच कर लिया, उसने ब्लैडर को टच कर लिया, तो कौन सी कंडीशन है ये, परक्रीटा है, बाहर निकल गया भाई वो, है ना। ये चीज भी ध्यान रखना। प्लासेंटल एब्रेप्शन जो है ये तो भाई बिना कोई काम का है, रिटेन्ड प्लासेंटा बिना कोई काम का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वासा प्रीविया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ भाई, गला जो है वो एकदम सूख गया है मेरा। क्या सर, मत करो, पानी पियो आप, तो हम तो कर देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हमें सब कुछ आते हैं। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ चॉइस फॉर आइडेंटिफाइंग ए वेलामेंटस कोड इंसर्शन एंड इट्स मेजर कॉम्प्लिकेशन, वासा प्रीविया। सर बच्चा बच्चा जानता है, कलर डोपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकी के नहीं है। इसके मैं कोई ऐसे बताऊंगा नहीं कि एमआरआई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वासा प्रीविया, बस उसी प्रकार से, बस एक मिनट, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी जो कमी है वो टाइम की नहीं है। मैंने कहा था ना, आज आप लोगों को पता लगेगा कि ये बैच है क्या। जब इतने क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि क्वेश्चंस कितने कर लिए। क्वेश्चन से डर खत्म कर दूंगा मैं आपका, बस मेरा ये पर्पज है कि क्वेश्चन से को देख के डर ना लगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वासा प्रीविया, भाई वासा प्रीविया का मोस्ट कॉमन कोज वेलामेंटस कोड इंसर्शन है, बाकी नहीं है। ठीक है, सर्कमवेलेट में एक बड़ा, सर्कमवेलेट के अंदर क्या होगा दोस्तों कि बेसल प्लेट बड़ी, कोरोनिक प्लेट छोटी, और वॉल्व लाइक थिकनिंग। क्या है, सर्कमवेलेट बाइलोबेट के अंदर दो बराबर साइज के भाई हैं ये बाइलोबेट, और सक्शन च्यूरेट में एक बड़ा एक छोटा ब्लड वेसल से कनेक्टेड। मेम्ब्रेनेस तो भाई पापड़ है, मेम्ब्रेनेस एज पापड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना। ए 32 ईयर ओल्ड वुमन एट 34, मैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट तो नहीं हूँ ना, बट वही चीजें बता रहा हूँ मैं, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को ना क्वेश्चन के थ्रू। A 32-year-old woman at 34 week of gestation present with painless fresh vaginal bleeding immediately after rupture of membrane. Fetal heart rate suddenly drop of 60 beat on ultrasound. Fetal vessels are seen crossing over the internal cervical. What is the most appropriate investigation of choice to confirm the diagnosis? कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन में बस घुमाया है उसने, कुछ ही नहीं बताया। आपको समझना है क्या कि 32 साल की फीमेल है, कोई काम की नहीं है, 32 की है, 34 की है, 40 की, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 34 वीक ऑफ जेस्टेशन है, कोई काम का हमारे यहाँ पर ये भी नहीं है ना। हाँ, ये काम का है कि पेनलेस है। अब पेनलेस ब्लीडिंग होगी तो दोस्तों क्या, तो ये वासा प्रीविया या प्लासेंटा प्रीविया है, यहां तक हमें ये पता लगा। फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग है, चलो ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जैसे मेम्ब्रेन रैप्चर हुई, फिटल हार्ट रेट सडनली ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई, और फिटल हार्ट रेट का होगी कम हो गई। बाद में हमें पता लगा कि जो फीटल वेसल्स है ना, वो क्या कर रही हैं, फीटल की वेसल्स, ध्यान रखना किसकी वेसल, फीटल की वेसल्स। अब दोस्तों प्लासेंटा प्रीविया में तो फीटल वेसल का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो ये क्या है, फीटल वेसल्स जो हो गई वो कहाँ आ गई, इंटरनल जो सर्वाइकल ओएस है उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही हैं, वो यहाँ तक क्या हो गई दोस्तों, फीटल वेसल्स पहुंच गई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मान लो प्लासेंटा है, यहाँ पर बेबी है, तो ये क्या कर रही हैं दोस्तों, यहाँ पर पहुंच गई हैं, यही वो जो हमने इमेज बनाई थी वही है। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म द डायग्नोसिस, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, क्या है कि वासा प्रीविया की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, बस यही तो क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है ये। ट्रांसवेजाइनल कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि ए 30
30-year old woman at 32 weeks of gestation is diagnosed with vasa previa on transvaginal Doppler ultrasound. The fetal heart rate is normal and there are no sign of labor or bleeding. What is the management of choice in this condition? अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने हमें ये बता दिया कि हमें तो सिर्फ पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडीशन में देखो, चलो एक बार हिंदी में बता देता हूँ, कुछ बच्चों को मालूम प्रॉब्लम होगी। एक 30 साल की क्या है महिला है और उसके 32 वीक ऑफ जेस्टेशन में डायग्नोज हुआ, उसको क्या डायग्नोज हो गया दोस्तों, वासा प्रीविया डायग्नोज हो गया उसे। कैसे डायग्नोज हुआ, एक क्वेश्चन और मिल गया, ट्रांसवेजाइनल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से होता है। फीटल हार्ट रेट जो है दोस्तों इसकी नॉर्मल है, यहाँ पे नो साइन ऑफ लेबर और ब्लीडिंग अभी नहीं हुआ है। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस, बस सिंपल, कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल ये याद है कि भाई वासा प्रीविया का मैनेजमेंट क्या होता है। क्या हम इसके अंदर ARM कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या इसके अंदर हम वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। तो सर क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। सर कब करेंगे, 34 से 37 वीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें टाइम पीरियड नहीं दे रखा लेकिन याद रखना, क्योंकि वो जरूरी नहीं है ना, यही पूछेगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, क्या हम इसके अंदर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे, नहीं भैया एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। स्पॉन्टेनियस लेबर अगर नहीं, 34 वीक्स टाइम पीरियड पहले का है ना। इमरजेंसी वेजन डिलीवरी, इवन से वेजन डिलीवरी तो दूर दूर तक नहीं करनी। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर और रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, हाँ पहले ही कर देते ना, 37 वीक तक कर रहे हैं ना। तो राइट आंसर इसका सबको देखकर ये आएगा। इंडक्शन ऑफ लेबर एट टर्म, इसमें डायरेक्टली हमें कोई अच्छे से डिटेल में नहीं बताया कि कैसे करेगा वो इंडक्शन, और इंडक्शन में ज़्यादातर ARM ये यूज करेंगे, तो वैसे भी इनको हमें यूज नहीं करना है। तो गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो अब है ना, ऐसे टफ टफ क्वेश्चन भी सिंपल लगने लग जाएंगे। अभी आपने पहले सिंगल सेल क्लाइडेशन टेस्ट के बारे में आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट जैसे अब आप सुनोगे तो लगेगा कुछ नहीं है यार, ये तो है ही नहीं कुछ। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ये फायदा होता है। द सिंगर्स एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड द APT टेस्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है ये। अब देखो थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा, क्योंकि वो मैंने कहा कि आपका हमारा रिलेटिव नहीं है ना, वो डायरेक्टली लिखेगा कि भाई ये इस पे डिपेंड होता है कि डिफरेंस इन द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ फीटल एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन, डिफरेंस इन द रेसिस्टेंस ऑफ फीटल एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन टू एल्कलाई डीनेचुरेशन, डिफरेंस इन द साइज ऑफ द फीटल एंड एडल्ट RBC, डिफरेंस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ द फीटल एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि सर मैं जल्दी से बता दूं आंसर और मैं यहाँ पर हीरो और हीरोइन बन जाऊं। ठीक है, कि मुझे बताने दो प्लीज़, मुझे आंसर बताने दो, अभी मैं सच में मेरी जान जा सकती है। तो आप माइक ऑन करवा दो प्लीज़, या फिर आप कमेंट सेक्शन ऑन कर दो, क्योंकि अब तो मुझे सर बिल्कुल आता है ये। तो भाई ऑक्सीजन एफिनिटी का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता। दोनों ही क्लीहोर बैट की टेस्ट, सिंगल्स एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट, एसिड और एल्कलाई के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, क्लीहोर बैट के एसिड के ऊपर काम करता है, और सिंगर्स जो एल्कलाई जो डीनेचुरेशन टेस्ट है वो एल्कलाई पे काम करता है। तो ये किस पे काम करता है, डिफरेंस इन द रेसिस्टेंस ऑफ फीटल एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन। और डिटेल में डालने के ऑप्शन तो क्या डाल सकता है, वो ये डाल सकता है कि फीटल जो RBC होती हैं वो क्या होती हैं, फीटल RBC रेसिस्टेंट होती हैं, और एडल्ट जो हीमोग्लोबिन जो होती हैं वो रेसिस्टेंट नहीं होती हैं। तो ऐसे भी लिख सकता है, तो हमारे को इसमें कोई काम का नहीं है। साइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है फीटल RBC की, बट यहाँ पर हमारा कोई काम का नहीं है ये। तो राइट आंसर क्या होगा कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये, कि भाई दोनों की जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। फीटल RBC का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो रेसिस्टेंट होता है, जबकि मेटल जो RBC है वो रेसिस्टेंट नहीं होती है। तो इसी तो प्रिंसिपल के ऊपर ये टेस्ट जो है वो काम करता है। चलो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए 28-year ओल्ड वुमन है विद ए हिस्ट्री ऑफ 2 प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, 28 साल की फीमेल है, और देखो हिस्ट्री देखो इसकी, प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी करवा ली उसने, वो भी 2 बार, एट 36 वीक ऑफ जेस्टेशन विद पेनलेस एंटीपार्टम हेमरेज, अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर सोज प्लासेंटल टिश्यू इन्वेडिंग द माइमेट्रियम। क्वेश्चंस को डराने के लिए इतना बड़ा बनाया है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ क्या कह रहा है, जो हमारे काम का है दोस्तों वो क्या है कि अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर क्या शो करता है कि प्लासेंटल जो टिश्यूज हैं वो इन्वेड कर रहे हैं किसको, मायोमेट्रियम को। कई बार क्वेश्चन देखने के साथ है ना, जल्दी से एक नजर ऑप्शंस पे भी मार दिया करो, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ देखकर डर रहे हो और ऑप्शन में देखोगे तो समझोगे कि ये तो मुझे आते हैं, है ना। तो ये चीजें भी देख लिया करो। कई बार तो लगता है यार फिर क्या होगा ये, तो ऑप्शन देखोगे तो देखो यार कुछ ही नहीं है ये। बट नोट ब्रीचिंग द यूट्राइन सिरोसा, तो सिरोसा तक नहीं है तो पक्का ये परक्रीटा तो नहीं है, सिंपल बात है ये। ठीक है, मायोमेट्रियम को इन्वेड कर रहा है, प्लासेंटा प्रीविया का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे क्यों डाला, मुझे क्यों तोड़ा। ठीक है, वो मीम होता है ना, मुझे क्यों तोड़ा। तो प्लासेंटा एक्रीटा जो है ना दोस्तों, उसके अंदर तो क्या होता है, इन्वेडिंग नहीं करता, जस्ट टच करता है। तो इन्वेडिंग जो वर्ड है ना वो शो करता है कि भाई अंदर तक घुसा है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो
प्लासेंटा टिश्यू इन्वेडिंग द मायोमेट्रियम, तो इन्वेडिंग कर रहा है ना, तो प्लासेंटा इनक्रीटा क्या होगा, ज्यादा बेटर आंसर होगा एक्रीटा की तुलना में। एक्रीटा में जस्ट क्या करता है, टच करता है ना। ये हमारे काम का क्वेश्चन अभी है नहीं यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन मैं देखता हूँ जो हमारे काम का होगा। एक बार मैं वो वाले क्वेश्चंस लाता हूँ आपके सामने, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। चलो, कुछ नहीं करना दोस्तों, इतना पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना, जस्ट हमें इमेज बेस्ड जो है ना, इमेज बतानी है आपको बस, इसको देख के कि क्या है ये। ठीक है, आप इधर में नहीं पढ़ोगे ना तो भी काम चल जाएगा। हो सकता है कि वो इतना बड़ा लिखे ही नहीं, वो जस्ट ये लिख दे कि कौन सा प्लासेंटा है। फिर भी मैं मेरा जो काम है दोस्तों, वो मुझे करना क्या है, जरूरी है, तो मैं वो पढ़ के आपको बताऊंगा कि एक 28 ईयर ओल्ड क्या है, प्राइमी ग्रेविडा है, 28 साल की प्राइमी ग्रेविडा है, 32 वीक की जेस्टेशन है, अंडरगोज एन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। प्लासेंटल जो एज है वो अपीयर एलिवेटेड एंड रोल्ड विद ए थिक वाइट रिंग ऑन इट्स फीटल सरफेस गिविंग द इंप्रेशन ऑफ ए रेज्ड मार्जिन सराउंडिंग द कोरोनिक प्लेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मान लो कि इमेज भी नहीं देगा ना तो भी आप आंसर कर सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन है। और अगर इमेज दे दे तो भी, तो बट जस्ट आपको इमेज देकर ही आंसर इसको देना है। इसमें हमको क्या क्या रहा है, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये क्या कर रहा है कि प्लासेंटल जो एज है वो अपीयर्स एलिवेटेड, यहाँ पर एज है देखो, ये एलिवेटेड है यहाँ पर, ये इस क्या है दोस्तों, एलिवेटेड एज बन गया है यहाँ पे। क्या हो रहा है, विद रोल हो रखा है यहाँ पे, ये रोल्ड हो गया है यहाँ पे। थिक व्हाइट रिंग, देखो ये व्हाइट रिंग थोड़ी सी क्या है, प्रेजेंट है किस पे, फीटल सरफेस के ऊपर, फीटल सरफेस जो है इसके ऊपर। ठीक है, क्या इंप्रेशन दे रहा है, इंप्रेशन ये दे रहा है कि हमें ये लग रहा है कि ये उठा हुआ है, रेज्ड है, ये क्या है, उठा हुआ है, रेज्ड मार्जिन सराउंडिंग द कोरियोनिक प्लेट, कोरियोनिक प्लेट को सराउंड कर रखा है। ये हमने पढ़ा था, बेसल प्लेट ने कोरियोनिक प्लेट को क्या कर दिया, सराउंड कर दिया। आइडेंटिफाई द कंडीशन, देखो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, ये सिर्फ इतना है, आइडेंटिफाई द कंडीशन सोन इन द इमेज। तो जस्ट मैंने थ्योरी और वो दोनों चीजें आपके लिए डाल दी है, बट हमारे एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ऐसा मिलेगा आपको कि आइडेंटिफाई द कंडीशन सोन इन द इमेज। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, बच्चा बच्चा जानता है कि कौन आने वाला है, बच्चा बच्चा जानता है कि सर्कमवैलिड प्लासेंटा आने वाला है। ठीक है, सर्कम मार्जिनेट नहीं है ये। बैटल डोर का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सक्शन च्यूरेट में बड़ा लोब छोटा लोब कनेक्टेड, प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी, ये वाला काम खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है, ये भी सर कुछ नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन इतना ही है बस, आइडेंटिफाई द कंडीशन सोन इन द इमेज, छोड़ो, आपको वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्या है ये। इसमें आपको ना ऐसे दिख रहा होगा कि भाई थिकनिंग है, बट इतनी थिकनिंग इसमें है नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना है ना। जस्ट क्या है इस पे, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, मुझे पता है वो वाला जो था बिल्कुल इमेज था, बट मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा डाउट वाले क्वेश्चंस भी आप देखो, है ना। इसलिए देखिए थ्योरी जो है वो पढ़ लेते हैं। एक 29 ईयर ओल्ड वुमन है, 30 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, अंडरगोज, मेरा पर्पज होता तो मैं वो वाली इमेज डाल देता जो आपको एकदम क्लीन दिख रही थी। द प्लासेंटा सोज ए फ्लैट, बस फ्लैट वर्ड आ गया ना दोस्तों, समझ जाओ वहां पे। थिन ग्रेस वाइट रिंग एट द एज वेयर द फिटल मेम्ब्रेन इंसर्ट स्लाइटली इनवर्ट टुवर्ड द, स्लाइटली को मतलब कम, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि मार्जिन एटा में क्या होती है दोस्तों, स्लाइट होती है, और उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है ना। इसके अलावा बिल्कुल थिन है, पतली है, तो वॉल्व नहीं बना। फ्लैट है तो मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, चिपकी हुई हैं। ग्रेस व्हाइट रिंग जो है दोस्तों वो थोड़ी सी इसमें बनी, उसमें बिल्कुल व्हाइट बनती है ज्यादातर, है ना। स्लाइटली इनवर्ट टुवर्ड द, बट विदाउट एनी रोल्ड और रेज्ड मार्जिन। देखो आप लोगों को अगर डाउट हो तो क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो थ्योरी भी तो दे रखी है ना। तो रोल्ड और रेज्ड अगर मार्जिन विदाउट है तो क्या होगी दोस्तों ये कंडीशन, तो दिस कंडीशन इज नोन एज सरकम मार्जिनेट प्लासेंटा। ठीक है, वैसे थोड़ा सा डाउटफुल है ये, है ना, आप, मुझे पता है आप लोगों को भी लग रहा होगा, मुझे भी लगा था, बट इसलिए मैंने थ्योरी इसके अंदर डाली थी, और जहां से मैंने इमेज ली थी वहां पर साफ साफ ये लिखा हुआ था। चलो ये बताओ, ये कौन से भाई साहब हो गए। A 26-year-old multigravida woman at 34 week of gestation undergoes a routine obstetric ultrasound. The sonographer notes that the umbilical cord is inserted at the very edge of the placenta. एज पे आ गया दोस्तों प्लासेंटा के, रिजेबलिंग द हैंडल ऑफ ए बैडमिंटन रैकेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो जस्ट इतना भी होगा तो भी आप कर लोगे। रेस्ट ऑफ द प्लासेंटा अपीयर्स नॉर्मल इन शेप, कौन सी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है भाई, सिंपल सी बात है, क्या है ये एकदम, आप ये मत सोचना कि अम्बिलिकल कोड आपको ऐसे बिल्कुल सीधी ही मिलेगी। ठीक है, कई बार बच्चों के दिमाग को क्या होता है कि वो लगता है कि सर ने बैडमिंटन बनाया था और अम्बिलिकल कोड को मैं बिल्कुल, भाई अम्बिलिकल कोड कोई ऐसी कोई लकड़ी थोड़ी है, वो कोई हार्ड कोई मेटल थोड़ी है जो एकदम ऐसे ही रहेगा। वो तो मैंने इमेज बना दी, तो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड यूज करना है ना। तो दिस इज बैटल डोर प्लासेंटा, क्या है ये, बैटल डोर प्लासेंटा है। चलो ये आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस एक लाइन पढ़नी है, आइडेंटिफाई द कंडीशन सोन इन द इमेज। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
कुछ भी नहीं है इसमें, देख लेना आप आराम से, अब खुद स्क्रीनशॉट ले लो फिर बाद में पढ़ लेना, कोई काम का नहीं है। चलो मैं पढ़ के दे देता हूँ और कहोगे बाद में कि सर ने थ्योरी नहीं बताई। ड्यूरिंग ए रूटीन थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड, 32 साल की फीमेल है, ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा, सोनोग्राफर ऑब्जर्व क्या करता है कि अम्बिलिकल कोड डज नॉट इंसर्ट डायरेक्टली इनटू द प्लासेंटल डिस्क। इसी लाइन से हमें पता लग गया कि अम्बिलिकल कोड डायरेक्टली नहीं हो रहा इंसर्ट, मार्जिन पे भी नहीं पहुंच रहा, प्लासेंटल डिस्क पे भी नहीं पहुंच रहा है ना, बट रेदर इनटू द फिटल मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के अंदर जा रहा है ये, सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूर। सब अम्बिलिकल वेसल्स आर सीन ट्रांसवर्सिंग द मेम्ब्रेन विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वार्टन्स जेली, क्योंकि अम्बिलिकल कोड में तो है ही नहीं ना ये, अभी यहाँ पर कोई भी अम्बिलिकल कोड का वो नहीं है ना अम्बिलिकल कोड, तो वार्टन्स जेली ये कहाँ से आएगी, इसको नहीं मिल रही, अनप्रोटेक्टेड है ये। कौन सी कंडीशन है दोस्तों ये, तो ये है, ये आदमी वेला है, ये अम्बिलिकल कोड, ठीक है, ये अम्बिलिकल कोड क्या है, वेला है ये नहीं जाएगा, इसकी लड़ाई हो रखी है प्लासेंटा के साथ, वेला मेंटस प्लासेंटा की क्या हो रखी है, लड़ाई हो रखी है, ये नहीं जाता वहां तक, ठीक है। चलो क्या है दोस्तों, कौन सी कंडीशन है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब ब्लड वेसल से क्या है, कनेक्टेड है, क्या होगा, ठीक है, जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बस क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ काम का नहीं है। सक्शन च्यूरेट प्लासेंटा देख लो, एक 30 साल की ओल्ड वुमन है, मैं क्वेश्चंस का डर खत्म कर लो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन टफ ही हो, अब आपको देखते लगा होगा कुछ नहीं है इसमें, तो डिलीवर करती है ट्रम्प बेबी को वेजाइनली आफ्टर प्लासेंटल एक्सपेंशन, द ऑब्स्टेट्रिशियन क्या नोटिस करता है कि एक छोटा स्मॉल प्लासेंटल जो लोब है वो मेन प्लासेंटा के साथ क्या है, कनेक्टेड है, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, और मेम्ब्रेन के अंदर है, वो मेम्ब्रेन तो रहती है ना, मैं आपको बताया था। कनेक्टिंग वेसल्स अपीयर्स फ्रेजाइल एंड अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, इस चीज से वो मत करना, ये इमेज देखकर आप समझ जाओगे कि दिस इज ए सेक्शन च्यूरेट प्लासेंटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बड़ा लोब है एक छोटा लोब है, अब यहाँ पर वेलामेंटस का तो कोई लेने देना है ही नहीं कि भाई अनप्रोटेक्टेड से आप सोचेंगे यार वेलामेंटस आ गया, इतना भी नहीं डरना, एक तो इमेज भी देख सकते हो, दूसरी बात इधर का एक बड़ा लोब है एक छोटा लोब है, तो वेलामेंटस में तो बड़ा और छोटा लोब होता ही नहीं है, तो क्या आएगा राइट आंसर, सक्शन च्यूरेट प्लासेंटा आएगा। अगर ब्लड वेसल्स नहीं होती यहाँ पे तो ये स्पूरिया हो जाता। सरकमवेलेट होगा नहीं, सरकमवेलेट के अंदर तो क्या होगा दोस्तों, वो लोलाइक थिकनिंग होगी, बैटल डोर में आपको मैंने बता ही दिया, ये बैटल डोर हो गया। वेलामेंटस जो है दोस्तों वो आपको पता ही है कि ये वेलामेंटस है, दिस इज वेलामेंटस, 1 मिनट का यही, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है ना, इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। तो ये हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं, अब मैं एक बार माइक ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बच्चों को भी हम बात कर पाएँ। अब देखो ये जो भी चीज़ थी हमारी बहुत ही प्रोडक्टिव रही थी, फिर भी कोई बच्चा जो ऐसा है जो बेचारा, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं ना बच्चों के कि ये सर प्रॉब्लम हो रही थी क्लास में, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, तो वो मैंने आपके लिए सोचा था। अब हम ऑन करेंगे माइक। माइक कहाँ है, कहाँ है माइक, ये रहा माइक। चलो कोशिश करना कि चीज़ें जो हैं वो इसी से रिलेटेड पूछो, तैयारी से रिलेटेड नहीं, ठीक है। हाँ तो मैं सबसे पहले निशांत राज से बात करना चाहूँगा। निशांत, आप मुझसे बात कर, हाँ जी। ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम था सर, एक ओजन आउटलेट में आया था। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा सा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हम बात कर रहे हैं प्लासेंटा की, प्लासेंटा के बारे में। और दोस्तों आप लोगों को मुझे ये भी पता है कि आपको ये लग रहा होगा कि सर वो जो प्लासेंटा की जो इमेज थी जो मल्टीपल प्रेगनेंसी से रिलेटेड आई थी वो तो आपने बताया ही नहीं, तो वो हम मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्वेश्चंस में 100% कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको ना। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो, चाहे ट्रैप हो, कोई भी ऐसी कंडीशन है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो एक बार मैं कह रहा हूँ टॉपिक पे रहेंगे ना आप। अब एक बात होता हूँ मैं ये कराने लग जाऊँ, फिर एक बच्चा उठ के आएगा सर लेबर वाला भी बता दो, फिर मैं लेबर कराने लग जाऊंगा उसको छोड़ के, फिर एक बच्चा आएगा कि सर एक काम करो आप ऑक्सीटोसिन के बारे में बताओ, फिर मैं ऑक्सीटोसिन कराने लग जाऊंगा, फिर ये बैच तो नहीं चलने वाला, कोर्स तो पूरा होगा नहीं, ठीक है निशांत। तो हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, आप बस मेरे साथ जुड़े रहो, और ये कोर्स जब खत्म होगा तो आपको खुद को लगेगा कि आप में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट है अनीता, अनीता सांखला। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जो मैनेजमेंट बताया था किसमें, पहले, फिफ्थ हाँ 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 हाँ, ओके ओके। और साइज के अकॉर्डिंग बताया था, हम्म। वो इंसिजन और ड्रेनेज के अकॉर्डिंग बताया। अगर क्वेश्चन में ये साइज और ये इंसिजन ड्रेनेज के अकॉर्डिंग दे तो फिर डायरेक्ट पूछे, हाँ क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे कि इसका मैनेजमेंट क्या साइज दे दिया है। 2 सेंटीमीटर है, कोई मैनेजमेंट नहीं आएगा, साइज दे दिया 2 सेंटीमीटर है, कोई मैनेजमेंट नहीं आएगा, समझ गए आप, ये डाउट का है ही नहीं है। पहले आप देखो कि साइज कितनी है, अगर साइज कम है तो कोई मैनेजमेंट नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो उसमें, रियकरेंस भी हो रहा हो। साइज ना दे, हाँ ना दे क्या, तो फिर हाँ बताओ तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, आप मुझे बताओ क्या बनेगा, ये बताओ ना आप मुझे। डायरेक्ट ओनली
आप सिम्टम्स मुझे है ना नहीं एकदम मतलब नहीं रिलैक्स हो जानती। जाओ, बच्चे है ना ऐसे एकदम, आप ऐसे डरो मत कि मैं आप आपसे मुझे मतलब वो नहीं कर रहा मैं, आप सोच रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ कैसे हो सकता है ना क्वेश्चन। देखो, ये दे दी कि बर्कुलिन सिस्ट की जो है वो अपन को साइनल सिम्टम्स दे दिए। हाँ जैसे ही सिम्टम्स दे देगा तो सिम्टोमेटिक हो जाएगा, सिम्टोमेटिक होगा तो आईएनडी 3 बार करेंगे, उसके बाद में मार्सुपिलाइजेशन करेंगे। हाँ आप एक बार उसको देखोगे ना अच्छे से दोबारा से तो आपको समझ में आ जाएगा वो ना। ठीक, ओके, थैंक यू अनीता, क्वेश्चन पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं दिशा से। हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं दिशा, दिशा, सोन आई थिंक। हाँ हाँ दिशा मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़, बताइए। भाषा की वैकुलिटी जो आपने टेस्ट बताया था एक बार वो रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो मैं, चलो मैं इस नोट्स में दिखा देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी। आप उस समय क्लास में थे, ये मुझे ज़रूर बता देना, क्लास में थे आप उस समय? वो जो फीटल बात है ना उसमें हो रहा है। ठीक है, क्लास में थे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 बार भी बता दूंगा आपको। कई बार क्या होता है कि बच्चे है ना लास्ट में आते हैं और फिर पूछते हैं सर ये बता देना एक बार। जो चीज़ है चलो वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो इस टेस्ट का जो नाम है वो क्या है, सिंगर्स एल, चलो मैं आपको पूरे एक वीडियो बनाते हैं हम, है ना, वीडियो बना के मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ओके, छोड़ो इसको बात को, हम वीडियो बना के भी तो कर सकते हैं ना, वीडियो दिमाग में बनाएंगे। दोस्तों आपके पास द ग्रेट आर्टिस्ट अवधेश कुमार बना रहे हैं एक खतरनाक पेंटिंग। एक फीमेल जो है ना दोस्तों वो आती है आपके पास में, और उसको क्या हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और वो कह रही है कि मेरी ब्लीडिंग जो है वो क्या है, पेनलेस है। क्या है, पेनलेस है। जब भी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो दो ही चीजें हो सकती हैं, आज तक तो आपने एक ही पढ़ी है, प्लासेंटा प्रीविया, लेकिन आपको याद रखना है क्या तो प्लासेंटा प्रीविया होगा या फिर क्या होगा, वासा प्रीविया। अब माइक को बंद कर लो एक बार, है ना, माइक बंद कर लो आप एक बार। प्लासेंटा प्रीविया होगा या वासा प्रीविया होगा। अब इसको पता लगाने के लिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्लासेंटा प्रीविया के अंदर जो ब्लड होता है वो मैटरनल होता है। कौन सा होता है, मैटरनल। और यहां पर वासा प्रीविया के अंदर जो ब्लड होता है वो फीटल होता है। अब एक बात हमें पक्का क्या हो गई दोस्तों, पता लग गई कि हमें ये पता लग जाए ना कि जो ब्लड आ रहा है ये खुद का मदर का है या फीटस का है, तो हम क्या कर देंगे, पता लगा देंगे। हाँ सर, चलो ठीक है सर, सर हम कैसे पता लगाएंगे, तो सर हम एक काम करते हैं, देखो फीटस का जो ब्लड है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। फीटल का जो ब्लड है ना दोस्तों वो खतरनाक होता है, रेसिस्टेंट होता है, वो कहता है कि मुझे, आप मेरे ऊपर, फीटल की जो हीमोग्लोबिन है वो कहता है कि मेरे ऊपर एसिड का, उसको एक वरदान दिया गया है कि उसको एसिड और एल्कलाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप एसिड और एल्कलाई दिखाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं मरेगा, ऐसे याद रखो आप, डीनेचुरेशन नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है हीमोग्लोबिन का और आरबीसी का। लेकिन दोस्तों जो मैटरनल जो है उनका क्या होता है, उनका एसिड से भी फर्क पड़ता है और एल्कलाई से भी फर्क पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम एल्कलाई का यूज करेंगे। अब अगर ये ब्लड जो आया है दोस्तों, मैं इसमें क्या मिला दूं, एल्कलाई मिला दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो दोस्तों, मिला सकते हो, दोनों में से कोई भी एक, दोनों मिलाने की जरूरत नहीं है। ये अगर मैं इसके अंदर मिला दूं, अब अगर दोस्तों पहली चीज हम सोचते हैं कि ये ब्लड क्या है, ये फीटल ब्लड है। भाई फीटल ब्लड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल्कलाई से इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ तो हमें पता लग गया कि फीटल ब्लड है, और फीटल ब्लड है दोस्तों तो क्या होगा, उसको वासा प्रीविया होगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि हमने एल्कलाई डाला बट इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, और कलर चेंज होकर ब्राउन हो गया। ठीक है, मैं इधर ब्राउन कलर लेके आता हूँ थोड़ा सा, ये लो, ब्राउन कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होते समझ जाएंगे कि भाई ये तो अटैक हो गया, मदर की आरबीसी है ये तो, और अगर मदर की आरबीसी है तो ये क्या है दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ओके दिशा, दिशा का ही क्वेश्चन था ना ये? हाँ जी सर जी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, मैं एक एक करके जिसका भी आंसर मिल जाए ना वो हैंड डाउन कर दो प्लीज, है ना। रिया, रिया जोशी को नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो वासा प्रीविया में चॉइस बताई थी ना कि लाइक कलर ड्रॉपलेट यूएसजी करेंगे ट्रांस वेजाइनली। हाँ हाँ तो सर उसमें अगर अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि डायग्नोसिस ऑफ अवेलेमेंटेड प्लासेंटा बताना है तो उसका आंसर भी यही होगा हाँ क्या? हाँ यही होगा। सबसे देखो, रिसेंटली
हाँ सब एक्चुअली में क्या है कि प्रोब को हम बहुत ज्यादा अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं वो, और बिल्कुल पास में अगर वहां पर वेसल से तुम्हें दिख जाएंगी, दोनों में यही होता है, प्लासेंटा प्रीविया में भी बिल्कुल नीचे होती है और वहां भी नीचे होती है ब्लड वेसल, तभी तुम हमने उसको वासा प्रीविया बोला। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ओके। और अब कौन आ गया? श्वेता, आपका क्वेश्चन हो गया था क्या? रिया का हो गया, अब विवेक। विवेक का पूछ लेता हूँ। एक बार क्या हुआ ये, अरे भाई रोटी नहीं खाएंगे, नहीं हमें भी भूख नहीं है, मैं माइक ऑफ कर देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट है, रिया का होगा, श्वेता आपको पूछना है, श्वेता चंदा। सर ये सर, हाँ पूछो। उसमें था कि जो आपने बोला था ना कि बार्थोली सेल्स में अगर 3 बार ड्रेनेज और इंसिशन हो गया तो उसके बाद मार्सुपिलाइजेशन करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि अ, बस ड्रेनेज और इंसिशन हुआ है, कुछ नहीं बताया कि कितना बार हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो अगर कुछ भी नहीं बता रखा तो हम स्टेप। एक बार मानेंगे, तो फिर दोबारा से हम आईएनडी करेंगे, फिर तो भी फिर नहीं हुआ तो, हाँ, अगर नहीं बता रखा तो इसका मतलब ये है कि एक ही बार हुआ है ना, नहीं बता रखा तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एक बार, क्योंकि अगर 2 बार होता तो वो बताता कि भाई 2 बार हुआ हाँ है ना। सर, वो सर्कमवैलेंट और सर्कममार्जिनेट जो प्लेसेंटा का आपने पिक्चर दिखाया था, हाँ उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगर वो ज्यादा वो रबर जैसा वो एरिया अगर ज्यादा है तो तो वो सर्कमवैलेंट है, और अगर थोड़ा सा मार्जिन में है तो मार्जिनेट। बिल्कुल। ओके ओके सर, सर एक बार फिर से क्या आप वो पिक्चर दिखा सकते तो बहुत हेल्प होगा, मुझे वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आप है ना, हो मैं गया। बता रहा हूँ जो पिक्चर जो आपको देखनी चाहिए ना वो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। हाँ एक्चुअली में ये वाली जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैंने डाउट में डाला था जानबूझ के, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने अच्छे से लिख रखा था, इसलिए मैंने वो डाला था। बट मेन जो पिक्चर जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है ना, ये वाली, ये ज्यादा अच्छी है ना। देखो इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा ना ऐसे। सर, लेकिन एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है ना, पता ज्यादातर ये नहीं पूछेगा वो चलता। आपसे, है ना, ज्यादातर जो चांसेस होते हैं ना वो वैलिड के होते हैं। अब एंजाइटी तो देखो अब आपको दूर करनी पड़ेगी, जब इतने क्वेश्चन कर लोगे ना आप। दिखाया वो जो फोटो दिखाया क्वेश्चन में, ऐसा फोटो तो मार्जिन में था ना। उसमें फिर वो आपको इमेज देगा ना, वो टेक्स्ट देगा, अगर थोड़ा भी सिर्फ डाउट वाला होगा ना तो वो पक्का कुछ ना कुछ टेक्स्ट में लिखेगा, और अगर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है तो वो टेस्ट नहीं लिखेगा आपको, है ना। ओके ओके सर। अभी सारे कैसे रोने लग गए, आनंद क्या हो गया तुम्हारे भाई, पैसे वैसे चोरी हो गए क्या? ओके सर। ठीक है ओके श्वेता। निशा, निशा को कुछ पूछना है? आनंद तुम पूछ लो, यू आर नॉट लुकिंग इन आनंद, यू आर लुकिंग सैड, इज देयर एनी रीजन? निशा पूछ लो, हाथ ऊपर तो हो गया, पूछ लो। चलो रीचा, रीचा गुप्ता। नो, हेलो। ये एल्काइल के बेस पे 2 टेस्ट बताया था, एक सिंगल सेल कैली टेस्ट था और दूसरे टेस्ट का नाम आप प्लीज रिपीट कर देंगे क्या? उसका नाम है क्ली होर बैट के टेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में बात करेंगे, क्ली होर बैट के टेस्ट, क्ली होर बैट के टेस्ट, ठीक है। हाँ मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो, जब मैंने बोला है तो मैं पढ़ाऊंगा। अब है पुष्पराज, सॉरी पुष्प, पुष्प आप बताओ। यार ये मत किया करो बस आप लोग, आप हैंड रेज कर देते हो और बोलते नहीं हो, आपको कोई नाराज हो गया मुझसे आप लोग? निशा आपको कुछ पूछना है? निशा और पुष्प दोनों कोई नहीं बोले, चलो प्रियंका आप पूछ लो, आपने, आप पूछ सकते हो, प्रियंका सोनी, पूछना है कुछ? आरिफ आप पूछ लो, आरिफ अहमद। एक बार क्या हुआ था कि मैं ना एडवांस सीरीज में क्लास, एडवांस सीरीज में कह रहा हूँ, एडवांस जो यूनिक बैच उसमें क्लास ले रहा था। अब आजकल तो है ही गर्ल्स ज़्यादा हैं, है ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा वो पूछते हैं। अब सर कह रहे हैं सर हमारे नहीं ले रहे, लड़कों का नहीं ले रहे आप क्वेश्चन, है ना। प्रश्न आप एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, सही जगह पे हैं हम, है ना, हमें जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे। देखो नॉर्मल में दोनों ऐसे अटैच्ड हो रहे हैं, अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो ये इस प्रकार से इसको कवर कर लेगा, दिस इज बेसल प्लेट, दिस इज बेसल प्लेट, दिस इज कोरोनिक प्लेट, नॉर्मली ऐसे अटैच होनी चाहिए।
लेकिन अगर मान लो बेसल प्लेट कोरिन प्लेट को ऐसे कवर कर ले, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लेट बड़ी हो गई है, तो ये इसको क्या कर लेगी दोस्तों, कवर कर लेगी। अगर थोड़ी सी बड़ी है तो ये एकदम इस पे चिपक जाएगी ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, सरकम मार्जिनेट कहलाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये बहुत फोल्ड बना लिया इसने, तो ये क्या कहलाएगा, सरकम वैलेट कहलाएगा। देखो अगर फोल्ड हो गई तो सरकम वैलेट है, और एकदम चिपक गई तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, सरकम मार्जिनेट कहलाएगा। यहां पर गैप नहीं है, आप यहां पर देखोगे ना दोनों में, देखो एकदम चिपकी हुई है यहां पे, और यहां पर देखो आप कितना गैप बना हुआ है, इस पे देखो गैप बना हुआ है ना यहाँ पे। अब इमेज में, अब दूसरी चीज क्या है कि यहां पर थिकनिंग क्या होगी दोस्तों, ज्यादा बनेगी, यहां पे थिकनिंग कम बनेगी। यहां पर क्या दिखाई देगा, गड्ढा सा दिखाई देगा वैलेट में, और मार्जिनेट में जो है वो गड्ढा नहीं दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, कवर रहते हैं, ठीक है। तो वो वही चीज है, इसमें एकदम बिल्कुल चिपकी हुई दिखाई देगी आपको, देखो एकदम बिल्कुल चिपकी हुई दिखाई दे रही है। ये एक अच्छी इमेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मार्जिनेट के लिए ना, सबसे बेस्ट। और वैलेट में देखो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां पर वॉल्व लाइक थिकनिंग है, और बीच में क्या बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है। प्रियांक, प्रियांक जय श्री, ये जो क्लास उसी को अपन बायोलोबेटा प्लासेंटा कहते क्या, हैं। दोबारा दोबारा प्लीज, सॉरी आवाज नहीं है आपकी। प्लासेंटा जो एक से होता है हाँ उसी हाँ को वही बात है, डुप्लेक्स आप बोल दो, बाइलोबेट बोल दो ना, दो लोब होते हैं। सर्कम मार्जिनेटा पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। नॉर्मल प्लासेंटा में भी कैल्शियम का डिपोजिशन पाए जाते हैं। नॉर्मल अगर प्लासेंटा होता है ना, उसमें भी ग्रेइश स्पॉट्स पाए जाएंगे, और वो कैल्शियम के डिपोजिशन को क्या करते हैं दोस्तों, शो करते हैं। ये तो आपको नॉर्मल में भी मिल सकते हैं कुछ कैल्शियम के जो डिपोजिशन है वो, है ना। एलिमेंट टेस्ट पता है क्या, अच्छा वेलामेंटस तो बहुत सिंपल है ना। देखो वेलामेंटस में क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। बैटल डोर में क्या होता है कि बैटल डोर में एक्चुअली में देखो दोस्तों, ये प्लासेंटा है और ये अम्लाइकल कोड है, अगर ये यहां पर कनेक्ट हो गया तो ये क्या है, बैटल डोर है। लेकिन अम्लाइकल कोड जो है वो कह रहा है कि मैं यहां पर ही कनेक्ट नहीं होके, मैं यहां पर पहुंचने से पहले ही क्या कह रहा है, मैं यहां तक ही पहुंचूंगा, और इससे आगे सिर्फ मेरी क्या आएंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी। क्या आती हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं। तो फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, वेलामेंटस के नाम से जानते हैं। अजीत, अजीत आप पूछो। मतलब मेरा ये जो है ट्रीटमेंट में कॉस्ट होते हैं मोस्ट प्लासेंटा उसमें तो दिखा रहा है कि मोस्ट ऑफ क्या रहेगा। किसमें, वेलामेंटस में, किसमें। जितने भी जैसे कोई भी जितने भी प्लासेंटा का मल्टी हम लोग लिए हैं हम्म। उसमें आया है कर चुका है उसका उसका डिलीवरी के लिए मोस्ट ऑफ एडमिट क्या रहेगा। देखो वैसे तो हर प्लासेंटा का ना अलग अलग होता है, हम कोई डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते कि भाई एक एक ये प्लासेंटा है, इसकी ये करेंगे, इसमें ये करेंगे। नॉर्मल है, अगर मान लो बाइलोबट है, लोअर पार्ट में नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो ये डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि हर प्लासेंटा अलग टाइप का है ना। तो एक कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता डायरेक्टली, है ना, कि डायरेक्टली आप ये कह दो कि भाई इसका ये करवा दो। पर फिर आपको मान लो अगर देना ही है भाई, मुझे तो करना ही है, तो फिर आप सिजेरियन पे जाओगे। वैसे तो देगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। डिम्पी आपको कुछ पूछना है, डिम्पी तो चले गए। आपका क्या नाम है, आदू, आदू है या आड़ू है, आदू चंदेल। गुड इवनिंग। मुझे पिक्चर बताई थी ना एलिमेंट सिलेक्शन का भी सर इसमें मुझे कंफ्यूजन हुआ था और सर्कमवेरिंग सिलेक्शन का इसमें पिक्चर जो लास्ट में आपने बोला था कि इसमें आपको कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने थोड़ी मतलब दी तो आपने रीड किया था सर उस क्वेश्चंस में मुझे मतलब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी इमेज नहीं आएगी, इमेज अगर जो आएगी वो ऐसी आएगी आपके सामने, वो ऐसी आती है तो थ्योरी आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था। हाँ आप ऐसे डरो मत, मैंने खुद बोला है कि मतलब ये डाउटफुल है, ये मेरे लिए भी डाउटफुल है। पर जब भी मैंने आपको टेस्ट दिया था कि भाई इसमें टेस्ट को पढ़ो आप, समझ गए, नहीं तो ऐसी इमेज आएगी जिसमें आपको क्लियरली दिखेगा। अब इस इमेज में आपको एकदम, अरे यार बार बार फोन आ रहा है, ये सब बंद हो गया भैया। मेरी वाइफ है वो, है ना, ऐसे डाउट मत करो कि बार बार कैसे कॉल आ रहा है।
वो मुझे कॉल कर सकते हैं कितनी बार भी। यार ये वो नहीं हो रहा, अब शेयर नहीं हो रही स्क्रीन, आप वैसे ही पूछ लो चलो। ठीक है चलो। हाँ चलो बोलो। सर वो एक्चुअली मुझे ये वाला मुझे वो पूछना था सर रिगार्डिंग की जो वाईटी की अपने एडवांस सीरीज ली है, क्या मतलब वो इम्पोर्टेंट है देखना? मैं आपको इसमें सब कुछ करवा दूंगा। ठीक है, ये वाले तो ओबीजी के तो, ओबीजी का तो देखो मैं कह सकता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको करवा दूंगा ना। और वैसे सारी फैकल्टी जो है ना, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। आप लोगों को है ना सच में, आप लोग जुड़े नहीं हो, बट हमारे यूनिक बैच वाले जो बच्चे हैं ना, जो थ्योरी वाले हैं, उन बच्चों से अगर आप कभी बात करोगे ना, तो टीएनसी के अंदर है ना सबसे बड़ी चीज़ यही है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पता है कि मैं ऐसे फेंकने वालों में से भी हूँ भी नहीं, मैं बोल देता हूँ कि ऐसा है नहीं। बट सारी फैकल्टी है ना एक से बढ़कर एक है। जब आपको साइकेट्रिक फैकल्टी आएगी आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, जब कपिल सर आएंगे तो वो लगेंगे, दिनेश सर आएंगे, सुरेश सर को आप सभी जानते हो, तो सारी फैकल्टी अच्छी है। तो तो ऑप्शन नहीं है क्या देखना, जैसे मतलब अभी कोई तो अगर नहीं आप, देखना तो? अब यार मैं तो कैसे बता दूं, वो तो आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो मत देखो। मैं अपनी बुराई भी नहीं कर सकता, मैं ये कह दूं कि मत देखो, मैं तो खराब पढ़ाता हूँ। सर एक्चुअली मैंने देखा है बट आधा देखा है ना इसलिए। जो सिस्टम आपको बिल्कुल जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो देख लो, उसमें तो सिस्टम वाइज पढ़ाया है मैंने पूरा, जो आपको लगे कि हाँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, मेन का हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी जो पढ़ाया आपने वो पूरी समझ में आई मुझे, बट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो घंटा फॉर्मेलिटीज वाली बोर्ड होता है, इसका मतलब कॉज क्या होता होगा? सारा का एक ही कॉज होता होगा कि अलग अलग? सबके अलग अलग कोज होते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमारे कोई थ्योरी में आते भी नहीं है। कॉन्जेनिटल्स एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, कोई इसका डायरेक्टली कोई रीज़न नहीं होता है ना, और न हमें पढ़ने की ज़रूरत है। जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बताया था, मैंने दो जगह आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए थे, वो आपको पता होनी चाहिए बस। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर। गुड एक्चुअली इवनिंग। मुझे टॉपिक पूछना था, बेटर टू प्लेसेंटा प्लस डेवलपमेंटस में डिफरेंशिएट करना। ये तो भाई बहुत सिंपल है। देखो सिंपल सी बात ये है कि जैसे ये मान, अब मेरे पास वो नहीं है ना, ये एक मिनट देखता हूँ मैं, अगर नहीं तो दिक्कत ये यार ये ना मुझे दिखा, अब हो जाएगी। हाँ नहीं, एक सेकंड और देता हूँ मैं, दिखा आपकी बार को और कोशिश करता हूँ। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट 3 2 1, शायद अब हो जाएगी। हम्म अब हो गई, चलो भगवान की दया से हो गई। देखो कितनी बार तो बता दिया मैंने, ये है ना। आप देखो, अरे अम्लाइकल कोड को है ना डायरेक्टली, अगर मान लो अम्लाइकल कोड ऐसे दे रखा है ना कि भाई प्लासेंटा तक पहुंच गई, तो ये पक्का बैटल डोर है। लेकिन अम्लाइकल कोड पहुंची नहीं है प्लासेंटा तक, प्लासेंटा की जो टिश्यूज है वहां तक नहीं पहुंचती है। बट यहां से क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स निकलने लग गए, वो पहुंची हैं, तो ये वेलामेंटस होगा, ये बैटल डोर होगा। देखो आपको इमेज दिखाता हूं मैं दोनों की, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। यस सर। देखो ये देखो, इसमें इसमें डायरेक्टली अम्लाइकल कोड टिश्यूज तक पहुंच गई, यहाँ ये प्लासेंटा है, यहाँ पर अम्लाइकल कोड पहुंच गई, तो ये बैटल डोर है। लेकिन वेलामेंटस में आप देखो क्या हो रहा है, अभी दिखाता हूं। हाँ ये देखो, प्लासेंटा के जो मेन टिश्यूज हैं वो यहाँ है वो टिश्यूज देखो, ये मेम्ब्रेन्स है, जस्ट दीज आर द मेम्ब्रेन्स। तो जी ये सर। यहाँ तक नहीं पहुंचा है, ये यहाँ तक नहीं पहुंचा है, इसको यहाँ तक पहुंचना चाहिए था, यहाँ तक पहुंचना चाहिए था नहीं। लेकिन ये यहाँ तक ही पहुंचा, और उसके बाद में इसने ब्लड वेसल्स दे दी कि आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिस इज वेलामेंटस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। चलो बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, काफी टाइम हो गया तो। कोई डाउट हो तो देखो, ये दिस इज ए बेटर वे, दिस इज द बेटर वे। हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ा है, कितना डिफरेंस आया होगा, आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ सर हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो ये फायदा रहता है, आपके क्वेश्चंस के जो डाउट हैं वो भी मैंने दूर किए हैं, हमने हर चीज़ आज की है हमने। तो ऐसे ही जो है आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी, टेंशन मत करो। चीज़ें एक एक अगले दिन और बेटर होंगी, खराब नहीं होंगी, है ना। और कुछ प्रॉब्लम्स मुझे पता है बच्चों को आ रही है, कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो लोग जो है ना वो सही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, एक साथ 2-3 हज़ार बच्चे हैं। तो वो कैसे उनको एक साथ, टीम भी कितना देखे बेचारी, वो कर रही है, कोशिश कर रही है, हर बच्चे को 2-2 3-3 मिनट 5 मिनट भी देती है, तो भी बहुत टाइम लग जाता है। तो वो आपको 1-2 दिन में वो सब सारी चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी, है ना।
तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।